अध्याय 11। ये क्या शियाओ यान, क्या तुम बता सकती हो कि दादा चेन मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हैं? डॉक्टर चेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं नहीं बता सकती, शियाओ यान ने सिर हिलाया। मेरे भाई ने मुझे बताया था कि दादा चेन मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हैं और आपको परेशान न करने के लिए कहा था। माफ कीजिए दादाजी चेन, हमें नहीं पता था कि आप मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं। लू किंग ने सम्मानपूर्वक क्षमा मांगी। कोई बात नहीं, मैं जो अभ्यास करता हूँ वह तो बस एक किसान का तंदुरुस्ती के लिए किया जाने वाला व्यायाम है। इसे मार्शल आर्ट की तकनीक कहना उचित नहीं है। बूढ़े डॉक्टर ने हाथ हिलाकर बात को टाल दिया। लेकिन मुझे लगता है कि दादाजी चेन की चालें वाकई बहुत अच्छी लगती हैं, शियाओ यान ने उत्साहपूर्वक कहा। हा, मैं ये सारे स्टेप्स तो पूरी जिंदगी से प्रैक्टिस कर रही हूँ। तुम्हारे जैसे नन्हे से तारीफ मिलना तो वाकई बहुत अच्छा लगता है। बच्चे के भोले भाले शब्दों को सुनकर डॉक्टर चेन दिल खोलकर हंस पड़े। बूढ़े डॉक्टर को इतना खुश देखकर लू किंग को भी राहत महसूस हुई। उन्हें थोड़ी चिंता थी कि बूढ़े डॉक्टर का अभ्यास करते समय किसी के द्वारा देखे जाने के खिलाफ कोई नियम हो सकता है, जिसका अर्थ ये होगा कि उन्होंने अनजाने में एक वर्जित कार्य को तोड़ दिया है। चलो अंदर चलते हैं, मैं तुम्हारा एक्यूपंक्चर शुरू कर देता हूँ, डॉक्टर चेन ने शियाओ यान को उठाते हुए कहा और लू किंग को पीछे आने का इशारा किया। लू किंग ने आदरपूर्वक बूढ़े डॉक्टर के पीछे पीछे आंगन में प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करते ही वह आंगन में सूखने के लिए फैली गई जड़ी बूटियों की ओर तुरंत आकर्षित हो गया। एक सरसरी नजर डालने पर उन्हें एक जड़ी बूटी दिखाई दी जिसे वे पहचानते थे, काउबोन ग्रास, जो उनके अपने आंगन में भी उगती थी। दुर्भाग्यवश उनके पास प्रत्येक जड़ी बूटी की जांच करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। दादाजी चेन, क्या ये सभी जड़ी बूटियां औषधीय उपयोग के लिए हैं? लू किंग ने पूछा। बिल्कुल सही, क्या आपको औषधीय जड़ी बूटियों की पहचान करना आता है? डॉक्टर चेन कुछ हद तक हैरान थे। नहीं, ऐसा नहीं है, लू किंग ने जवाब दिया। मैंने अभी अभी देखा कि यहाँ उगने वाली एक जड़ी बूटी हमारे घर के पास भी उगती है। कौन सा? वह जो छलनी में सूख रहा है, लू किंग ने एक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा। शियाओ यान ने जड़ी बूटी पर लगे छोटे नीले फूलों को देखा और बार बार सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हमारे घर के बाहर यह बहुत उगती है और न्यू को भी इसे खाना पसंद है। बूढ़े डॉक्टर ने एक नज़र डाली और कहा, जी हाँ, ये काउबोन ग्रास है, एक बहुत ही आम जड़ी बूटी। गाय की हड्डी वाली घास, लू किंग ने नाम दोहराया, फिर पूछा। दादाजी चेन, गाय की हड्डी वाली घास का आमतौर पर किस लिए उपयोग किया जाता है? इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से चोट और घावों के इलाज के लिए किया जाता है, बूढ़े डॉक्टर ने लापरवाही से जवाब दिया। फिर लू किंग की ओर देखकर पूछा, क्या आपको औषधीय जड़ी बूटियों में रुचि है? हाँ, लू किंग ने स्वीकार किया। मैंने शियाओ यान से सुना है कि आपकी दवा से ही उसकी बीमारी ठीक हुई थी और इससे मुझे इन जड़ी बूटियों की चमत्कारिक क्षमता का एहसास हुआ। ये तो बस फूल और पौधे हैं, फिर भी ये दर्द कम कर सकते हैं और जान बचा सकते हैं। अगर तुम चिकित्सा का अध्ययन करना चाहते हो तो यह आसान नहीं है। जड़ी बूटियों के बारे में सीखने के लिए साहस, सटीकता, एक स्पष्ट सोच और चिकित्सा पुस्तकों को पढ़ने की साक्षरता की आवश्यकता होती है, डॉक्टर चेन ने धैर्यपूर्वक समझाया। लू किंग की रुचि का उपहास नहीं किया। मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना आता है, लू किंग ने तुरंत कहा। ये झूठ नहीं था। अपनी स्मृतियों में मूल लू किंग वास्तव में कुछ अक्षरों को जानता था जो सत्यापन करने पर उसके पिछले जीवन के चीनी अक्षरों से काफी मिलते जुलते थे, बस उनमें स्ट्रोक अधिक जटिल थे। क्या आप पढ़ सकते हैं? डॉक्टर चेन एक बार फिर आश्चर्यचकित हो गए। इस ग्रामीण क्षेत्र में किसी साक्षर व्यक्ति को ढूंढना आसान नहीं था। लू किंग तो अनाथ था, फिर भी वह पढ़ सकता था। मेरे दादाजी ने अपने जीवनकाल में मुझे कुछ अक्षर सिखाए थे। हालांकि मैं थोड़ा मंदबुद्धि हूँ और उनके गुजर जाने के बाद से कुछ अक्षर भूल गया हूँ। मैं उन्हें पहचान तो सकता हूँ लेकिन लिख नहीं सकता। अब बूढ़े डॉक्टर को लू किंग की स्थिति समझ में आ गई थी। ऐसी अफवाह थी कि लू किंग के दादा एक विद्वान थे जो बुरे दौर से गुजर रहे थे। वह अकाल के दौरान ग्रामीणों के साथ इस स्थान पर आया था, लेकिन बूढ़े डॉक्टर के यहाँ एकांतवास के लिए आने से पहले ही उनका देहांत हो गया, इसलिए उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई। ये भी कहा जाता था कि लू किंग के पिता स्वभाव से अनुशासनहीन थे, पढ़ाई के लिए उपयुक्त नहीं थे, अक्सर अपनी युवावस्था में अपने दादा को क्रोधित कर देते थे और अंततः अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। अप्रत्याशित रूप से युवा लू किंग ने ही कुछ अक्षर सीख लिए थे। दुर्भाग्यवश उनके दादाजी का निधन कम उम्र में ही हो गया, अन्यथा लू परिवार एक और विद्वान को जन्म दे सकता था। बूढ़े डॉक्टर ने मन ही मन आह भरी और लू किंग की ओर अधिक दयालुता से देखा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें लू किंग का भाषण आम ग्रामीण युवाओं से अलग लगा। यह उनके दादा और पिता के प्रभाव के कारण ही होगा। चूंकि आपको औषधीय जड़ी बूटियों में रुचि है, इसलिए जब भी आप एक्यूपंक्चर के लिए आएंगे, मैं आपको आधे घंटे के लिए जड़ी बूटियों को सुखाने में मेरी मदद करने की अनुमति दूंगा। आप कितना याद रख सकते हैं, यह आपकी समझ पर निर्भर करता है। और तुम, बूढ़े डॉक्टर ने शियाओ यान के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम भी अपने भाई के साथ आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ औषधीय भोजन बना देता हूँ। तुम इतने कमजोर कैसे हो सकते हो? लू किंग बेहद खुश हुई और जल्दी से उन्हें धन्यवाद देते हुए बोली, धन्यवाद दादाजी चेन। शाओ यान, दादाजी चेन को धन्यवाद कहो। धन्यवाद दादाजी चेन टिल्डा। छोटी बच्ची, औषधीय भोजन क्या होता है, इसे पूरी तरह से न समझते हुए अपने भाई के कहने पर आज्ञाकारी रूप से आभार व्यक्त किया। कोई बात नहीं, आपको इतना कमजोर देखकर मुझे भी दुख होता है, बूढ़े डॉक्टर ने दयालुता से कहा। घर के अंदर बूढ़े डॉक्टर ने शियाओ यान को नीचे उतारा और एक सुई की थैली निकाली। बिस्तर पर लेट जाओ और अपनी कमीज उतार दो, उसने लू किंग को निर्देश दिया।
निर्देशों का पालन करते हुए लू किंग ने अपनी कमीज उतार दी और लकड़ी के पलंग पर लेट गया। उसकी हड्डियों से भरी छाती को देखकर बूढ़े डॉक्टर ने थैली से चांदी की सुई निकालने से पहले क्षण भर के लिए विराम लिया। लंबी चांदी की सुई को देखकर शियाओ यान के चेहरे पर थोड़ा सा डर दिखाई दिया। हालांकि वह जानती थी कि दादा चेन उसके भाई का इलाज कर रहे हैं, इसलिए अपने डर के बावजूद वह चुप रही। डरो मत और हिलना मत, मैं अब एक्यूपंक्चर शुरू करूंगा, बूढ़े डॉक्टर ने लू किंग से कहा। लू किंग ने सिर हिलाया। वह डरा हुआ नहीं था। ब्लू स्टार पर अपने पिछले जीवन में उन्होंने एक्यूपंक्चर का अनुभव किया था, जिससे वे इससे काफी परिचित थे। बूढ़े डॉक्टर ने चांदी की सुई को घुमाया और धीरे से उसे लू किंग के एक एक्यू पॉइंट में डाल दिया। सुई 3/10 इंच गहराई तक गई, लेकिन लू किंग को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। बिना किसी झिझक के बूढ़े डॉक्टर ने थैली से एक और चांदी की सुई निकाली और उसे एक और एक्यू पॉइंट में डाल दिया। कुछ ही समय बाद लू किंग के ऊपरी शरीर के विभिन्न एक्यू पॉइंट्स में 18 चांदी की सुइयां डाली गईं। जहां तक शियाओ यान की बात है, उसने अपनी आंखें ढक ली थीं। अपने भाई की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी, जो अब एक शाही जैसा दिख रहा था। 18वीं सुई लगाने के बाद भी बूढ़े डॉक्टर ने तुरंत हाथ नहीं छोड़ा। इसके बजाय उसने सुई के सिरे को हल्के से घुमाया। अचानक कुछ जादुई घटित हुआ। लू किंग को सुई के नीचे एक गर्म धारा बहती हुई महसूस हुई। उसके शरीर में झुनझुनी सी फैल गई, जिससे उसे बेहद आराम महसूस हुआ। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर वेबसाइट खोजें। उसी समय उनींदापन की एक लहर उन पर छा गई। उनकी पलकें भारी हो गईं और वे जल्दी ही सो गए। दादाजी चेन, क्या मेरा भाई सो रहा है? शियाओ यान ने अपनी उंगलियों के बीच से झांकते हुए पूछा। जी हाँ, आपके भाई का शरीर बहुत कमजोर है। यह एक्यूपंक्चर उन्हें अच्छी नींद लेने में मदद करेगा। ओह, जियाओ यान ने जवाब दिया, क्योंकि वह चिकित्सा संबंधी शब्दों को पूरी तरह से नहीं समझ पा रही थी। चलो चलते हैं, अपने भाई को थोड़ी देर यहीं सोने दो। हम बाहर चलते हैं। बूढ़ा डॉक्टर खड़ा हो गया। हम कहाँ जा रहे हैं? दादाजी चेन तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाएंगे। अध्याय 12। जैसे ही लू किंग नींद से जागा, उसे सबसे पहले शियाओ यान की आनंदमयी हंसी सुनाई दी। उसने खुद को देखा तो पाया कि चांदी की सुइयां अब वहां नहीं थीं और एक पतली चादर उसे ढके हुए थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह कितनी देर सोया था। लू किंग ने मन ही मन सोचा, कंबल उठाकर कपड़े पहने और बाहर चला गया। आंगन में उसने बूढ़े डॉक्टर चेन और शियाओ यान को एक पत्थर की मेज पर बैठे देखा। वे दोनों खुलकर हंसते हुए आनंदमय बातचीत करते हुए प्रतीत हो रहे थे, विशेष रूप से शियाओ यान, जिसके हाथ में एक सफेद पेस्ट्री थी और वह खुशी से हंस रही थी। भाई, तुम जाग गए हो? हंस रही शियाओ यान ने लू किंग को घर से बाहर आते देखा और वह तुरंत खुश हो गई। वह धड़ाम से पत्थर की बेंच से नीचे कूदी और लू किंग को पेस्ट्री भेंट की। भाई देखो, ये दादाजी चेन द्वारा बनाया गया शकरकंद का केक है। ये बहुत स्वादिष्ट है, क्या तुम एक टुकड़ा चखना चाहोगे? लू किंग ने केक नहीं उठाया, बल्कि बूढ़े डॉक्टर चेन की ओर देखा। दादाजी चेन, शियाओ यान ने आपको परेशान तो नहीं किया ना? बूढ़े डॉक्टर चेन ने हाथ हिलाते हुए कहा। कोई परेशानी नहीं। शियाओ यान भोली और हंसमुख है, उससे बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है। अब जब तुम जाग गई हो तो तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। लू किंग ने अपने शरीर को फैलाया। ऐसा लग रहा है जैसे अचानक मुझमें बहुत ताकत आ गई हो। दादाजी चेन, क्या इसका मतलब है कि मैं अब पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ? यह इतना आसान नहीं है, बूढ़े डॉक्टर ने हंसते हुए कहा। आपका शरीर अभी भी बहुत कमजोर है और इसे धीरे धीरे पोषण की आवश्यकता है। मेरे इलाज ने केवल अस्थायी रूप से आपकी ऊर्जा को बढ़ाया है, जिससे आपको बढ़ी हुई ताकत का भ्रम हुआ है। अब से पूरी तरह से ठीक होने के लिए आपको अपने आहार में औषधीय खाद्य पदार्थों को शामिल करना होगा। ये लो, शकरकंद केक की ये थाली सिर्फ शियाओ यान के लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए भी है। कुछ टुकड़े खा लो। शकरकंद प्लीहा, फेफड़े, गुर्दे और शरीर के लिए फायदेमंद होता है, इसलिए यह आपके लिए एकदम सही है। बूढ़े डॉक्टर ने बर्फीले सफेद शकरकंद के केक की प्लेट आगे बढ़ाते हुए लू किंग की ओर इशारा किया। लू किंग ने शकरकंद के केक की प्लेट को देखा और हिचकिचाते हुए बोली, दादाजी चेन, ये शकरकंद का केक तो काफी कीमती होगा, है ना? यह कोई खास कीमती चीज नहीं है। बाहर तो ये दुर्लभ है, लेकिन पहाड़ों में आसानी से मिल जाती है। मेरे पास अभी भी कुछ मात्रा में यहाँ रखी हुई है। आप इसे बिना किसी चिंता के खा सकते हैं। बूढ़े डॉक्टर चेन ने हल्के स्वर में बात की, लेकिन लू किंग बेहतर जानती थी। पहाड़ों के खतरे सर्वविदित थे। बूढ़े डॉक्टर के पास इन वस्तुओं को इकट्ठा करने का कौशल था, लेकिन उन्हें सामान्य समझना नासमझी थी। हालांकि वह ये भी जानता था कि चूंकि बूढ़े डॉक्टर ने इतनी बातें कह दी थीं, इसलिए इनकार करना अत्यधिक आडंबरपूर्ण होगा। इसलिए उन्होंने बूढ़े डॉक्टर चेन के सामने झुककर अपना आभार व्यक्त किया। धन्यवाद, दादाजी चेन। फिर वह पत्थर की मेज पर बैठ गया, शकरकंद का एक टुकड़ा उठाया और उसे खाने लगा। केक नर्म, खुशबूदार और स्वादिष्ट था, यहाँ तक कि लू किंग जैसे व्यक्ति को भी, जिसने अपने पिछले जीवन में विभिन्न प्रकार की आधुनिक पेस्ट्री का स्वाद चखा था, ये स्वादिष्ट लगी। जैसे ही उसने प्लेट में रखी पेस्ट्रीज को देखा, एक सफेद रोशनी चमकी और शब्द दिखाई दिए। यम केक, मुख्य रूप से यम से बनी एक पेस्ट्री, प्लीहा, फेफड़े, गुर्दे और सार के लिए लाभकारी। ये शरीर पर अच्छा पोषण प्रभाव डालता प्रतीत होता है। उनकी क्षमता का मूल्यांकन ओल्ड डॉक्टर चेन के वर्णन से पूरी तरह मेल खाता था। भाई, ये कितना स्वादिष्ट है? शियाओ यान ने गर्व से पूछा। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। लू किंग ने ईमानदारी से सिर हिलाया।
बूढ़े डॉक्टर चेन लू किंग को देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि लू किंग ने कुछ टुकड़े खाने के बाद खाना बंद कर दिया तो उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। भूख लगने के बावजूद लू किंग ने संयम बनाए रखा और अधिक भोजन नहीं किया। उसके व्यवहार से बूढ़ा डॉक्टर प्रभावित हुआ। इससे पहले उन्होंने गाँव में ऐसे किसी असाधारण युवक को नहीं देखा था। हालांकि अभी अंतिम निर्णय लेना जल्दबाजी होगी, आगे और अवलोकन की आवश्यकता थी। लू किंग के सोते समय मन में उठे विचारों पर चिंतन करते हुए बूढ़े डॉक्टर ने मनन किया। फिर उन्होंने पूछा, लू किंग, तुमने औषधीय जड़ी बूटियों में रुचि दिखाई थी, क्या तुम चिकित्सा का अध्ययन करना चाहती हो? मैं चिकित्सा का अध्ययन करने का दावा करने की हिम्मत नहीं करूंगी, लू किंग ने तुरंत जवाब दिया। मैं तो बस औषधीय जड़ी बूटियों के चमत्कारों से मोहित हूँ। दादाजी चेन मेरे परिवार पर आए विपत्तियों के बारे में जानते हैं। मेरे माता पिता के देहांत ने हमें गरीबी में छोड़ दिया। सिर्फ 2 एकड़ बंजर जमीन पर गुजारा करना मुश्किल है। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं जड़ी बूटियों को पहचानना और इकट्ठा करना सीख जाऊं तो शायद मैं अपनी बहन और खुद का भरण पोषण कर सकूं। जड़ी बूटियां इकट्ठा करना वाकई एक अच्छा रास्ता है, बूढ़े डॉक्टर चेन ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन यह आसान नहीं है। पहाड़ खतरनाक हैं और एक अच्छा जड़ी बूटी संग्राहक बनना चुनौतीपूर्ण है। जानने के लिए आपको कोशिश करनी होगी। वैसे भी इस दुनिया में कौन सा काम आसान है? सच है, इस दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं है, बूढ़े डॉक्टर ने सहमति जताते हुए कहा। आपकी समझदारी वाकई अद्भुत है। तो फिर अगली बार से एक्यूपंक्चर के बाद रुककर जड़ी बूटियां सुखाने में मेरी मदद करें। आप कितना सीखेंगे यह आपकी समझ पर निर्भर करेगा। धन्यवाद दादाजी चेन। हालांकि बूढ़े डॉक्टर चेन ने पहले भी इसका जिक्र किया था, लेकिन इसे दोबारा सुनकर लू किंग को खुशी हुई। दादाजी चेन, आप आज मेरे भाई को क्यों नहीं पढ़ा सकते? शियाओ यान ने पूछा। छोटी बच्ची सुन रही थी और उसे थोड़ा बहुत समझ भी आ गया था। आज नहीं, बूढ़े डॉक्टर ने हंसते हुए कहा। मुझे शहर जाना है और मेरे पास समय नहीं है। शहर में? लू किंग उत्सुक तो थी लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वह आज पहले ही अपनी अलग पहचान बना चुका है और उसे आगे और जांच नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अब उसे उस शहर के बारे में जानने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन शियाओ यान को ऐसी कोई झिझक नहीं थी। उस कस्बे के बारे में सुनकर उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। दादाजी चेन, ये कस्बा कैसा है? शहर? यह ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं जल्दी समझा सकूं। जब आप बड़े हो जाएंगे तब आप खुद देख लेंगे। शहर बाहर के मुकाबले कहीं बेहतर है। शियाओ यान ने बड़ी हसरत से देखा, यहाँ तक कि लू किंग भी हैरान रह गई। बूढ़े डॉक्टर के शब्दों से ऐसा प्रतीत होता था मानो उस कस्बे में कई रहस्य छिपे हों। थोड़ी देर और बातचीत करने के बाद बूढ़ा डॉक्टर खड़ा हो गया। ठीक है, तुम दोनों वापस जाओ, मुझे शहर जाने की तैयारी करनी है। लू किंग, 3 दिन बाद एक्यूपंक्चर के लिए वापस आना याद रखना। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर .net वेबसाइट खोजें। बूढ़े डॉक्टर को जाते देख लू किंग हिचकिचाई और फिर बोली, दादाजी चेन, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? अरे ये क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या रेशम के धागे की कोई ऐसी किस्म होती है जो मजबूत हो और जिसे तोड़ना मुश्किल हो? रेशम का धागा? आप क्यों पूछ रहे हैं? लू किंग ने उसकी बातों पर ध्यानपूर्वक विचार किया। कल मैं नदी किनारे मछली पकड़ने गया था और मुझे पता चला कि मुझमें शायद कुछ प्रतिभा है, लेकिन हमारी मछली पकड़ने वाली छड़ी की धागों की डोरी इतनी मजबूत नहीं है। थोड़ी सी भी बड़ी मछली डोरी तोड़ देती है, जिससे बड़ी मछलियों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं ये पूछना चाहता था कि क्या कोई ऐसा मजबूत रेशमी धागा है जो बेहतर मछली पकड़ने की छड़ी बनाने के लिए उपयुक्त हो? मजबूत रेशमी धागा? बूढ़े डॉक्टर ने सोचा, फिर घर की ओर चल दिए। यहाँ इंतजार करें। अध्याय 13। कमरे में प्रवेश करने के तुरंत बाद बूढ़ा डॉक्टर बाहर आ गया। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। इसे ले लो, उसने डिब्बा लू किंग को देते हुए कहा। यह क्या है? लू किंग ने डिब्बा खोला तो अंदर लगभग पारदर्शी सफेद धागों का एक छोटा सा बंडल मिला। ये धागे मुझे सालों पहले अपनी यात्रा के दौरान बचाए गए एक घायल हीरो ने दिए थे, बूढ़े डॉक्टर ने बताया। मुझे ठीक से नहीं पता कि ये किस चीज के धागे हैं, लेकिन ये बेहद मजबूत हैं और इन्हें तोड़ना मुश्किल है। मछली पकड़ने के लिए ये आपकी जरूरतें पूरी कर देंगे। दादाजी चेन, ये बहुत कीमती है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। लू किंग ने जल्दी से डिब्बा वापस धकेल दिया, यह महसूस करते हुए कि किसी की जान बचाने के लिए कृतज्ञता के रूप में दी गई कोई चीज असाधारण होनी चाहिए। हीरो शब्द सुनते ही उसका दिल भर आया। इससे उसे इस बात की पुष्टि हुई कि इस दुनिया में वाकई ऐसे असाधारण लोग मौजूद हैं। लेकिन दादा चेन ने हाथ हिलाकर बात टाल दी। तुम्हें इसे ले जाना चाहिए, यह मेरे किसी काम का नहीं है। मेरे पास ये 10 साल से अधिक समय से है और मैंने कभी इसका उपयोग नहीं किया। अगर तुमने मजबूत धागे की जरूरत का जिक्र न किया होता तो मैं भूल ही गया होता कि यह मेरे पास है भी। अगर आपको मछली पकड़ने के लिए मजबूत धागे की जरूरत है तो आप इसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे यहाँ धूल जमा होने देने से तो बेहतर है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो बस जो भी मछली पकड़ें मेरे लिए ले आएं। कल जो छोटी मछली आपने पकड़ी थी वो शराब के साथ बहुत स्वादिष्ट थी। डिब्बा पकड़े हुए लू किंग को कृतज्ञता और शर्म दोनों महसूस हो रही थी। बूढ़े डॉक्टर ने उसका और उसकी बहन का बहुत अच्छे से इलाज किया था, फिर भी वह चुपके से उस बूढ़े आदमी की तकनीक सीखने की योजना बना रहा था, जिससे अब उसे अपराध बोध हो रहा था। अपने हाथ में रखे डिब्बे को देखते हुए लू किंग ने मन ही मन फैसला कर लिया, भविष्य में जब तक दादाजी चेन स्वेच्छा से उसे सिखाएंगे नहीं, वह कभी भी उस बूढ़े डॉक्टर की तकनीकों की नकल करने की कोशिश नहीं करेगा। चिंता मत करो दादाजी चेन, जब भी मुझे कुछ अच्छा मिलेगा मैं सबसे पहले आपके पास लाऊंगी।
लू किंग ने डिब्बे को कसकर पकड़ते हुए गंभीरता से वादा किया। बूढ़े डॉक्टर ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, हाँ, तो मैं इसका बेसब्री से इंतजार करूंगा। बूढ़े डॉक्टर के घर से निकलते हुए लू किंग बेहद उत्साहित महसूस कर रहा था। आज का दिन उसके लिए बेहद फलदायी रहा था। उसने न केवल बूढ़े डॉक्टर का स्नेह प्राप्त किया और अपने स्वास्थ्य में सुधार किया, बल्कि जड़ी बूटियों की पहचान करना भी सीखा और धागों का एक रहस्यमय डिब्बा भी प्राप्त किया। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि इस डिब्बे में मौजूद धागे साधारण नहीं थे। हालांकि उसने बूढ़े डॉक्टर के घर पर उन्हें बारीकी से देखने की हिम्मत नहीं की, जहां वह अपनी क्षमताओं का उपयोग करके और अधिक जांच कर सकता था। श्याओ यान के साथ पहाड़ से नीचे उतरते हुए वे गांव में ठीक उसी समय पहुंचे जब कुछ ग्रामीण बांस के डंडे और बाल्टियां लिए हुए बातें करते और हंसते हुए गांव के प्रवेश द्वार से लौट रहे थे। लू किंग को देखते ही उन्होंने दूर से पुकारा, लू किंग, चाचा शी, क्या आप अभी अभी मछली पकड़ने से लौटे हैं? लू किंग ने उनके कंधों पर रखे डंडों को देखकर पूछा। जी हाँ, अंकल शी ने उत्साह से जवाब दिया। कल हमने कीड़े से मछली पकड़ने का आपका तरीका आजमाया और यह कारगर साबित हुआ। आज की पकड़ तो देखो। उसने गर्व से लू किंग को बाल्टी दिखाई, जिसमें लगभग 1 या 2 पाउंड वजन की कई मछलियां थीं। कुछ मछलियां तो लू किंग द्वारा कल पकड़ी गई मछलियों से भी बड़ी थीं। उसने अन्य ग्रामीणों की बाल्टियां जांचीं और पाया कि सभी ने कुछ न कुछ पकड़ा था। यहाँ तक कि सबसे छोटी मछली का वजन भी लगभग आधा पाउंड था। एक ग्रामीण ने तो 1 पाउंड से भी बड़ी मछली पकड़ी थी। हालांकि वह ग्रामीण भी निराश था। मैंने लगभग इससे भी बड़ी मछली पकड़ ली थी, लेकिन उसने अपनी ताकत से मेरी लाइन तोड़ दी और भाग गई। मैंने तुमसे कहा था कि इतनी जोर से मत खींचो और इसे थोड़ा ढीला छोड़ दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए तो तुम्हारी रस्सी टूट गई। एक अन्य ग्रामीण ने डांटते हुए कहा। मुझे कैसे पता चलता कि मछली इतनी ताकतवर होगी? मुझे यकीन है कि उसका वजन 5 पाउंड से ज्यादा होगा। बिल्कुल नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 पाउंड। अगर 5 पाउंड होता तो तुम उसे बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाते। यह निश्चित रूप से 5 पाउंड था। हाथ से छूट गई मछली के आकार को लेकर ग्रामीणों की बहस सुनकर लू किंग हंसे बिना नहीं रह सका। ये दृश्य उसके लिए जाना पहचाना था। पिछले जन्म में भी वह और उसके मछुआरे दोस्त ऐसा ही करते थे। अगर किसी की मछली खो जाती तो वे हमेशा उसके आकार को बड़ा चढ़ाकर बताते थे। 10 पाउंड से कम की कोई भी मछली उनके मछली पकड़ने के कौशल का अपमान मानी जाती थी। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वे किसी दूसरी दुनिया में ऐसा देखेंगे। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर ZeroWelfare.net वेबसाइट खोजें। दरअसल दुनिया चाहे जैसी भी हो, मछुआरों का स्वभाव हमेशा एक जैसा ही रहता है। लू किंग की हंसी ने अंकल शी और बाकी लोगों को थोड़ा शर्मिंदा कर दिया, खासकर जब शियाओ यान उन्हें बड़ी बड़ी आंखों से बहस करते हुए देख रही थी। लू किंग, तुम कहाँ से आ रही हो? अंकल शी ने विषय बदलने और शर्मिंदगी कम करने के लिए पूछा। हम अभी अभी दादाजी चेन के घर से लौटे हैं, लू किंग ने जवाब दिया। अंकल शी ने सिर हिलाया। बूढ़े डॉक्टर, चूंकि उन्होंने आपका इलाज किया है, इसलिए उनका धन्यवाद करने के लिए उनसे मिलना उचित है। उसने मान लिया कि लू किंग आभार व्यक्त करने गया था। हाँ, दादा चेन के बिना मैं यहाँ खड़ा नहीं होता, लू किंग ने बिना इनकार किए सहमति जताई। वैसे लू किंग, मछली पकड़ने का तरीका तुमने ही ईजाद किया है, इसलिए तुम्हें इनमें से कुछ मछलियाँ घर ले जानी चाहिए, चाचा शी ने सुझाव दिया। हाँ, आपके तरीके के बिना हमें पता ही नहीं चलता कि मछली पकड़ने के लिए कीड़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है, एक अन्य ग्रामीण ने कहा। मेरे वाले ले लो, मेरे वाले बड़े हैं, मजाक मत करो, मेरे वाले सबसे बड़े हैं, मेरे वाले ले लो। अन्य ग्रामीणों ने भी अपनी सहमति जताते हुए लू किंग से उनकी मछलियां ले जाने का आग्रह किया। धन्यवाद चाचा जी, लेकिन मेरे पास कल की मछली अभी भी बची है, लू किंग ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। ज्यादा खाओ, तुम और शियाओ यान बहुत दुबले पतले हो, मछली पौष्टिक होती है, तुम्हें ज्यादा खानी चाहिए, अंकल शी ने जोर देकर कहा। अंततः लू किंग उनकी दयालुता को ठुकरा नहीं सका। उसने प्रत्येक ग्रामीण की बाल्टी से कुछ मछलियां लीं और उन्हें सड़क किनारे से उठाए गए घास के एक टुकड़े पर पिरो दिया। फिर भी उसके पास लगभग आधा पाउंड मछली हो गई। और लो, अंकल शी ने आग्रह किया, मैं और नहीं कर सकती, मेरे पास इन सबको पकाने के लिए पर्याप्त तेल और नमक नहीं है। लू किंग ने अंततः दृढ़ता से इनकार कर दिया। ये सुनकर ग्रामीणों ने जिद करना बंद कर दिया। पर्याप्त तेल और नमक के बिना मछली का स्वाद वाकई अच्छा नहीं होता। हाथ में मछलियों की एक माला लिए लू किंग और शियाओ यान ने ग्रामीणों को विदाई दी और अपने छोटे से आंगन में लौट आए। मछलियों को रसोई में रखने के बाद लू किंग ने बूढ़े डॉक्टर द्वारा दी गई छोटी पेटी निकाली और उसे खोलकर अंदर के धागों को ध्यान से देखने लगी। अध्याय 14। लू किंग ने रेशम के धागे का निरीक्षण किया, जिसमें से हल्की लाल चमक निकल रही थी। हिम रेशम कीट का धागा, रहस्यमय हिम रेशम कीट द्वारा निर्मित, अत्यंत लचीला, जल और अग्नि से अप्रभावित, तलवारों और चाकुओं से प्रतिरोधी, यह एक अद्भुत खजाना प्रतीत होता है। हिम रेशम कीट द्वारा निर्मित रेशमी वस्त्र बनाने के लिए प्राथमिक सामग्री। जब लू किंग ने बूढ़े डॉक्टर द्वारा उपहार में दिए गए धागे की जांच करने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग किया, तो उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। ये रहस्यमय धागा वास्तव में लाल रंग से चमकने वाली वस्तु थी। अपनी क्षमता जागृत होने के बाद से लू किंग ने ये जान लिया था कि उसकी जांच के दौरान किसी वस्तु से निकलने वाली चमक अक्सर उसके मूल्य को दर्शाती है। अब तक उसने 3 प्रकार की चमक देखी थी, धूसर, सफेद और लाल। उनमें से उसने केवल बूढ़े डॉक्टर के चेहरे पर लाल चमक देखी थी। उनकी क्षमता से यह पता चला कि डॉक्टर एक गुप्त साधक थे, और अब उसे एक और लाल रंग की चमक वाली वस्तु मिल गई थी।
और यह वस्तु भी उस बूढ़े डॉक्टर ने उपहार में दी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लाल रंग से चमकने वाला खजाना होगा। लू किंग को शक था कि धागा साधारण नहीं है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह इतना कीमती होगा। इसे खजाना मानने की उसकी क्षमता असाधारण होनी चाहिए। विवरण किस प्रकार लिखा गया है उस पर ध्यान दें। पानी और आग से अप्रभावित, तलवारों और चाकुओं से भी सुरक्षित। अगर कोई धागा इन गुणों वाला खजाना नहीं है तो वह किस प्रकार का धागा होगा? मुझे आश्चर्य है कि क्या उस बूढ़े डॉक्टर को पता है कि यह थ्रेड कितना अद्भुत है। लू किंग दुविधा में थी। महज कुछ ही दिनों में उन्हें और शियाओ यान को उस बूढ़े डॉक्टर से बहुत सारी मदद मिल चुकी थी। अब तो उन्हें इतना अनमोल धागा भी उपहार में मिला। इससे उन्हें भावुकता और शर्मिंदगी दोनों महसूस हुई। आखिरकार वह जानता था कि बूढ़े डॉक्टर से संपर्क करने का उसका उद्देश्य पूरी तरह से नेक नहीं था। लगता है मुझे दादाजी चेन को देने के लिए कुछ अच्छी मछलियां पकड़नी होंगी। लू किंग बूढ़े डॉक्टर की दयालुता का बदला चुकाना चाहता था, लेकिन उस समय उसका परिवार वास्तव में बेहद गरीब था। उनके पास देने के लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं था, और उस बुजुर्ग डॉक्टर की पारखी नज़र को देखते हुए पैसों के उपहार शायद उन्हें प्रभावित न करें। आखिरकार उन्होंने हिम रेशम की धागे जैसा अनमोल खजाना उपहार में दिया था। लू किंग के पास एकमात्र उपाय यही था कि वह बूढ़े डॉक्टर के शौक से शुरुआत करे। उनकी पिछली बातचीत से ऐसा लगता था कि बूढ़े डॉक्टर को मछली पसंद थी। सौभाग्य से मछली पकड़ना ही वह काम था जिसमें लू किंग सबसे माहिर थी। ऐसा लगता है कि तुम मेरी मछली पकड़ने की डोर बनने के लिए ही पैदा हुए हो। लू किंग ने स्नो सिल्कवर्म थ्रेड के छोटे से बंडल को उठाया और उसकी मुलायम और ठंडी बनावट को महसूस किया। धागे की मोटाई वैसी ही थी जैसी उसने अपने पिछले जीवन में मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल की थी। वह सोचने लगा कि हिम रेशम कीट किस प्रकार का रहस्यमयी जीव होगा जो इतना मोटा रेशम पैदा करता है। हिम रेशम कीट धागे का बंडल देखने में तो साधारण लग रहा था, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर लू किंग को एहसास हुआ कि अगर इसे पूरी तरह से खोल दिया जाए तो यह लगभग 100 मीटर तक लंबा हो सकता है। मछली पकड़ने की डोरी के लिए उसे इतने धागे की जरूरत नहीं थी। लू किंग ने रसोई से एक कुल्हाड़ी निकाली और मछली पकड़ने की लाइन बनाने के लिए धागे का एक टुकड़ा काटने के लिए तैयार हो गई। हालांकि जब उसने धागे को लकड़ी के एक टुकड़े पर रखा और उस पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया तो धागा और कुल्हाड़ी का ब्लेड दोनों लकड़ी में धंस गए, लेकिन धागा बिल्कुल भी नहीं कटा। उसी क्षण लू किंग को धागे का विवरण याद आ गया। पानी और आग से अप्रभावित, तलवारों और चाकुओं से सुरक्षित। उसने सोचा था कि यह एक रूपक है जो धागे के लचीलेपन का वर्णन करता है। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि यह शाब्दिक अर्थ में होगा। कम से कम उसके पास मौजूद घरेलू कुल्हाड़ी से स्नो सिल्कवर्म थ्रेड को काटना असंभव था। अब लू किंग को कोई जल्दी नहीं थी ये सत्यापित करने के लिए कि धागा वास्तव में पानी और आग से अप्रभावित था या नहीं। उसने रसोई में एक जलती हुई लकड़ी जलाई और धागे के एक छोटे से हिस्से को जलाने की कोशिश की। बर्फीले रेशम के कीड़े से बना धागा तुरंत नहीं जला। इसे टूटने में पूरे 5 मिनट लगे। ऐसा लगता है कि पानी और आग से अप्रभावित का मतलब है कि इसे नुकसान पहुंचाना मुश्किल है, असंभव नहीं। लू किंग सोच में डूबी हुई धागे के एक छोटे से हिस्से को जमीन पर गिरते हुए देखती रही। बेशक 5 मिनट तक गोलीबारी का सामना करने की क्षमता अपने आप में काफी प्रभावशाली थी। आखिरकार ये रेशम था, स्टील नहीं। हालांकि धागे को जलाया जा सकने की बात लू किंग के लिए अच्छी खबर थी। अगर आग भी इसे प्रभावित नहीं कर सकी तो उसे एक कास्टिंग रॉड बनानी पड़ी होगी जो हाथ से इस्तेमाल होने वाली रॉड की तुलना में कहीं अधिक जटिल होती है। और अपने पिछले जीवन में कास्टिंग रॉड के कई घटक खरीदे गए थे, न कि शुरू से बनाए गए थे। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए एक उपयोगी कास्टिंग रॉड बनाना अव्यावहारिक था। सौभाग्यवश हिम रेशम कीट के धागे को जलाया जा सकता था, जिससे उसे बहुत सारी परेशानियों से बचाया जा सका। इसके बाद लू किंग ने अपना पूरा ध्यान मछली पकड़ने की छड़ी बनाने पर केंद्रित कर दिया। सबसे पहले उन्होंने बांस का चयन किया। लू किंग ने गांव के पीछे स्थित बांस के जंगल में पूरा दिन बिताया और घर लाने के लिए कुछ छोटे पुराने बांस के डंठल चुने। बांस का चयन करने के बाद उसे कीड़ों से बचाने के लिए उसे संसाधित और उपचारित करना पड़ता था, जिसमें काफी समय लगता था। लेकिन लू किंग इतना लंबा इंतजार नहीं कर सका, इसलिए उसने एक पुराना बांस चुना, उसे जल्दी से संसाधित किया और उससे मछली पकड़ने की छड़ी बना ली। बचे हुए बांस के डंठलों को आगे की गहन प्रक्रिया के लिए छोड़ दिया गया। एक बार बांस तैयार हो जाने के बाद बाकी का काम आसान था। देखते ही देखते लू किंग ने एक नई मछली पकड़ने वाली छड़ी तैयार कर ली। डिंग डिंग, शियाओ यान, मैंने ये नई मछली पकड़ने वाली छड़ी बनाई है, इसे देखो कितनी सुंदर है ना। एक सुबह लू किंग ने गर्व से शियाओ यान को अपनी नई मछली पकड़ने वाली छड़ी दिखाई। ये खूबसूरत है। आज्ञाकारी और प्यारी शियाओ यान तुरंत एक उत्साही समर्थक बन गई और जोर जोर से सिर हिलाने लगी। मुझे भी यह बहुत सुंदर लगता है। लू किंग ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ मछली पकड़ने वाली छड़ी घुमाई। हालांकि उसने इसे जल्दी में बनाया था, लेकिन इस नई छड़ी की गुणवत्ता खराब नहीं थी। लू किंग की आंखों में नई छड़ी से एक तेज सफेद चमक निकल रही थी। हिम रेशम कीट से बनी मछली पकड़ने की छड़ी, हिम रेशम कीट के धागे से बनी मछली पकड़ने की छड़ी। यह मछली पकड़ने की डोर लचीली है और छड़ी मजबूत है, जो बिना टूटे 100 पाउंड का खिंचाव सहन कर सकती है। इस छड़ी से बड़ी मछलियां पकड़ी जा सकती हैं। जब लू किंग ने पहली बार ये विवरण देखे तो वह चौंक गया। उसने जो नई छड़ बनाई थी वह 100 पाउंड का खिंचाव सहन कर सकती थी।
बर्फ के रेशम के कीड़े का धागा एक अनमोल वस्तु था जो इतनी ताकत को सहन करने में सक्षम था। हालांकि यह प्रभावशाली था लेकिन समझने योग्य भी था। लेकिन गांव की पिछली पहाड़ियों से आने वाले पुराने बांस का इतना मजबूत होना वास्तव में अप्रत्याशित था। इसका श्रेय केवल उस अलौकिक स्थान को ही दिया जा सकता है जहाँ न केवल हिम रेशम की धागे जैसे खजाने मौजूद हो सकते हैं बल्कि बांस भी असाधारण था। अगर उसके पिछले जीवन के पुराने मछली पकड़ने वाले दोस्तों को इस बारे में पता चल जाए तो शायद उनकी आंखें ईर्ष्या से हरी हो जाएंगी। भाई, अब जब मछली पकड़ने का कांटा तैयार है तो क्या हम मछली पकड़ने चलें? शियाओ यान ने पूछा। हाँ बिल्कुल। नई छड़ी हाथ में आते ही लू किंग को आत्मविश्वास महसूस हुआ। इसके अलावा इस छड़ी को बनाने में उसे 2 दिन लगे थे। उनके घर में मछलियों का भंडार लगभग खत्म हो चुका था। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि एक और दिन में बूढ़े डॉक्टर के साथ एक्यूपंक्चर सत्र का समय होगा। इस बार वह खाली हाथ नहीं लौट सकता था। वाह, हम फिर से मछली पकड़ने जा सकते हैं, शियाओ यान ने खुशी से कहा। भाई, मैं कीड़े खोदने में तुम्हारी मदद करूंगी। वह उत्सुकता से बाहर भागी। लू किंग ने अपना सिर हिलाया। अधिकांश बच्चे, विशेषकर लड़कियां, कीड़ों से कुछ हद तक डरती थीं, लेकिन जियाओ यान को जरा भी डर नहीं था। इसके बजाय वह कीड़े पकड़ने में मदद करना चाहती थी, जो आम लड़कियों से कहीं अधिक बहादुरी का परिचय था। मुझे आश्चर्य है कि क्या शियाओ यान बड़ी होकर एक सभ्य महिला बनेगी या लड़कों जैसी लड़की? लू किंग ने थोड़ी चिंता के साथ सोचा। हालांकि लड़कों जैसी लड़की होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वह चाहता था कि उसकी बहन एक सौम्य और सभ्य लड़की बने। इन दूर के विचारों को झटकते हुए लू किंग ने मछली पकड़ने वाली छड़ी उठाई और बाहर की ओर चल दी। बाहर शियाओ यान पहले से ही कीड़ों से भरी एक बांस की नली लिए उसका इंतजार कर रही थी। जल्दी करो भाई, जियाओ यान ने आग्रह किया। आ रहे हैं, आ रहे हैं। लू किंग ने एक फावड़ा लिया और चलकर वहां पहुंच गई। कीड़े खोदकर निकालने के बाद लू किंग ने घर से एक छोटा सा कपड़े का थैला लिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। भाई, यह क्या है? शियाओ यान ने उत्सुकता से पूछा। ये हमारा गुप्त हथियार है। आज हम बड़ी मछली पकड़ पाएंगे या नहीं, यह इसी पर निर्भर करता है, लू किंग ने रहस्यमय ढंग से कहा। बड़ी मछली? शियाओ यान की आंखें चमक उठीं। उसे नहीं पता था कि उसके भाई ने जिस बड़ी मछली का जिक्र किया था वह कितनी बड़ी थी, लेकिन यह सुनने में बहुत प्रभावशाली लग रही थी। गुप्त हथियार तैयार होने के बाद लू किंग ने मछली रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी की बाल्टी ढूंढी और नई छड़ी लेकर चल पड़ा। चलो चलें, चलिए चलें, शियाओ यान ने प्रसन्नतापूर्वक दोहराया। कुछ ही देर में भाई बहन गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। कीड़ों से भरी बांस की नली को पकड़े हुए शियाओ यान बड़ी मछली का जाप करते हुए आगे बढ़ गई। वहां से गुजर रहे ग्रामीण उसकी उत्सुकता देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। शियाओ यान, तुम और तुम्हारा भाई कहाँ जा रहे हो? ये अंकल झाओ हैं। हम नदी में मछली पकड़ने जा रहे हैं, बड़ी मछलियाँ पकड़ने, शियाओ यान ने विनम्रता से जवाब दिया। अरे बड़ी मछली? तुम्हें कैसे पता कि तुम बड़ी मछली पकड़ोगे? अंकल झाओ ने चिढ़ाते हुए कहा। बिल्कुल, मुझे पता है, भाई ने कहा था। भाई मछली पकड़ने में सबसे माहिर है, शियाओ यान ने गर्व से कहा। हाँ हाँ, तुम्हारा भाई सबसे अच्छा है। उसका छोटा सा गर्वित चेहरा देखकर अंकल झाओ दिल खोलकर हंस पड़े। बच्चों के शब्द मासूम होते हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, लू किंग ने माफी मांगते हुए कहा। कोई बात नहीं, शियाओ यान बहुत प्यारी है। जब तुम बीमार थी तो वह इतना रोई कि हमारा दिल टूट गया, अंकल झाओ ने स्नेहपूर्वक कहा। लेकिन मछली पकड़ते समय शियाओ यान पर नजर रखना और उसे पानी से दूर रखना। मैं समझ गई, लू किंग ने गंभीरता से जवाब दिया। शियाओ यान, अपने भाई की बात सुनो। नदी पर पहुंचकर पानी में मत खेलना, चाचा झाओ ने उसे याद दिलाया। मुझे पता है, जियाओ यान ने आज्ञाकारी भाव से उत्तर दिया। मैं बहुत अच्छी हूँ। हाँ, शियाओ यान सबसे अच्छी है, अंकल झाओ ने उसके बालों को सहलाया। उनकी आवाज में उदासी झलक रही थी। अंकल झाओ को विदाई देने के बाद भाई बहन आगे की ओर चल पड़े। नदी, हालांकि नदी पर पहुंचते ही वे दोनों स्तब्ध रह गए। जिस जगह पर लू किंग ने पिछली बार मछली पकड़ी थी वह जगह पहले से ही किसी और के कब्जे में थी। सिर्फ 1 या 2 लोग नहीं, बल्कि 7 या 8 लोग उस छोटे से क्षेत्र में ठसाठस भरे हुए थे, और उन्होंने इन लोगों को पहचान लिया। वे ग्रामीण थे। लू किंग, तुम भी मछली पकड़ने आए हो? क्या तुम भी हमारे साथ बैठना चाहोगे? एक ग्रामीण ने उनका अभिवादन किया। हाँ, घर पर मछलियाँ खत्म हो गई थीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ और पकड़ लूं, लू किंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, आप सभी एक ही जगह पर मछली क्यों पकड़ रहे हैं? क्या आपको डर नहीं लगता कि जाल उलझ जाएगा? कोई बात नहीं, हम भी नहीं चाहते, ग्रामीण ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। अन्य जगहों पर मछली पकड़ना बहुत मुश्किल है, मछली पकड़ने में बहुत समय लगता है, केवल यही जगह आसान है। मैंने टाइगर से सुना था कि पिछली बार आपने यही मछली पकड़ी थी, तो क्योंकि यह आसान है इसलिए सभी लोग यहाँ ठसाठस भरे हुए हैं। लू किंग अवाक रह गई, लेकिन उसने सिर हिलाया। हाँ, मैंने पिछली बार यही मछली पकड़ी थी। वाह, कमाल है, ग्रामीण ने अंगूठा ऊपर करके कहा। आपने बढ़िया जगह ढूंढी है। हम यहाँ सबसे ज्यादा मछली पकड़ते हैं, लेकिन आज मछलियाँ ज्यादा नहीं फंस रही हैं। बेशक वे काट नहीं रहे हैं। एक ही जगह पर इतने सारे लोगों के मछली पकड़ने से चाहे कितनी भी मछलियाँ हों वे डर कर भाग जाएंगी। लू किंग ने अपना सिर हिलाया। मछली पकड़ने का ये स्थान शायद बर्बाद हो गया था, कम से कम कुछ समय के लिए तो यह अपनी पूर्व स्थिति में वापस नहीं लौटेगा। आप लोग मछली पकड़ते रहिए,
मैं कहीं और अपनी किस्मत आजमाऊंगा। हताशा महसूस करते हुए लू किंग शियाओ यान को दूसरी जगह ले गई। ग्रामीणों ने उन्हें अपने पास रखने की कोशिश नहीं की। वास्तव में वे राहत महसूस कर रहे थे। यहाँ पहले से ही काफी भीड़ थी, एक और व्यक्ति के आने से असहनीय हो जाता। लू किंग के कहीं और किस्मत आजमाने की बात हो, उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। उन्होंने हाल ही में नदी के अन्य हिस्सों में मछली पकड़ने का प्रयास किया था, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं रहे थे। यहाँ मछली पकड़ना सबसे अधिक लाभदायक था, इसीलिए इतनी भीड़ रहती थी। भीड़भाड़ वाले मछली पकड़ने के स्थान से निकलने के बाद लू किंग और शियाओ यान नदी के किनारे किनारे चलने लगे। हालांकि उन्हें ग्रामीणों की हरकतें निराशाजनक लगीं, लेकिन वे कुछ कह नहीं सके। ये नदी सबके लिए थी और वहाँ मछली पकड़ने का अधिकार सभी को था। ऐसा नहीं था कि किसी ने वहां एक बार मछली पकड़ने के बाद उस जगह पर अपना मालिकाना हक जमा लिया हो। इसलिए लू किंग को ग्रामीणों द्वारा मछली पकड़ने की जगह पर कब्जा करने से कोई आपत्ति नहीं थी। अपनी काबिलियत के दम पर वह हमेशा दूसरा रास्ता ढूंढ सकता था। नदी लंबी थी, जिसमें कई संभावित स्थान थे। इस तरह सोचते हुए लू किंग शियाओ यान को नदी के किनारे और आगे ले गया। उसने उन 2 अन्य स्थानों की जांच भी नहीं की जो उसने पहले खोजे थे। वे धब्बे ग्रामीणों को भी दिखाई दे रहे थे। अगर वह मछली पकड़ना शुरू कर दे तो मछलियां फिर से झुंड बनाकर आ सकती हैं, जिससे एक बार फिर भीड़भाड़ वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए उसने अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए और आगे किसी ऐसी जगह जाने का फैसला किया जो सबकी नजरों से ओझल हो। वह पूरी तैयारी के साथ आया था, अपने साथ मछली पकड़ने की छड़ी, बाल्टी और यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर नए मछली पकड़ने के स्थान खोलने के लिए एक कुल्हाड़ी भी लाया था। जैसे जैसे वे नदी किनारे चलते गए, लू किंग ने पानी को लगातार स्कैन करने की अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। अध्याय 15। एक घुमावदार खाड़ी में लू किंग को आखिरकार मछली पकड़ने का एक नया स्थान मिल गया। शुरुआती मछली पकड़ने का स्थान पोषक तत्वों से भरपूर और जलीय पौधों से भरी जगह, जो मछलियों के झुंडों द्वारा भोजन की तलाश के लिए पसंदीदा होती है। यहाँ विचित्र फल उगते हैं, जिन्हें कुछ विशेष प्रकार की मछलियाँ खाना पसंद करती हैं। यहाँ मछली पकड़ने से अप्रत्याशित आश्चर्य मिल सकते हैं। उत्सर्जित सफेद प्रकाश उस पिछली जगह की तुलना में कहीं अधिक तीव्र था जहाँ उसने मछली पकड़ना शुरू किया था। यहाँ अजीबोगरीब फल उगते हैं। लू किंग ने ऊपर की ओर देखा और मछली पकड़ने के स्थान के किनारे को खोजने लगी। जल्द ही कुछ विचित्र दिखने वाले पौधों ने उनका ध्यान आकर्षित किया। उनकी क्षमताओं की जांच के दौरान इन पौधों से सफेद रोशनी भी निकलने लगी। ब्लड एप्रिकॉट का पेड़, इससे ब्लड एप्रिकॉट फल लगते हैं जो विषैले नहीं होते और इनका उपयोग औषधीय रूप से किया जा सकता है। ऐसी अफवाह है कि रक्त खुबानी में एक विशेष पदार्थ होता है जिसे कुछ खास तरह की मछलियां बहुत पसंद करती हैं। खून वाले खुबानी। लू किंग ने पेड़ से लटके हुए छोटे छोटे लाल फलों को देखा, जो उसकी छोटी उंगली के आकार के थे। क्या ये वे विचित्र फल हैं जिन्हें अनोखी मछलियां खाना पसंद करती हैं? उसे थोड़ी दिलचस्पी महसूस हुई और वह आगे बढ़ गया। सौभाग्य से खून जैसे लाल खुबानी के पेड़ बहुत ऊंचे नहीं थे और उसने आसानी से मुट्ठी भर खुबानी तोड़ ली। भाई, ये फल तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। लू किंग के हाथ में चमकीले लाल रंग के खुबानी देखकर शियाओ यान घबरा गई। ये खाने के लिए नहीं है। हालांकि उनकी क्षमताओं से पता चलता था कि रक्त खुबानी विषैली नहीं होती, लेकिन उनमें औषधीय गुण भी पाए जाते थे। चूंकि इन्हें औषधि माना जाता था, इसलिए लू किंग ने शियाओ यान को इन्हें लापरवाही से खाने देने की हिम्मत नहीं की। अगर ये खाने के लिए नहीं है तो तुमने इन्हें क्यों चुना? भाई, मछली पकड़ने के लिए। कुछ मछलियों को ये फल बहुत पसंद आते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैं इनका इस्तेमाल करके कोई बड़ी मछली पकड़ सकता हूँ। लू किंग ने समझाया, मछलियों को फल खाना पसंद है। शियाओ यान की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। हाँ, मछलियों को कई चीजें पसंद होती हैं, कीड़े, फल, मक्का, घास, वे इन सभी का आनंद लेती हैं। क्या उन्हें मक्का और घास भी पसंद है? शियाओ यान की आंखें और भी बड़ी हो गईं। उसने पहली बार ऐसी बातें सुनी थीं और उसे ये बहुत जादुई लगा। तो शियाओ यान, तुम ये फल नहीं खा सकते। ये बड़ी मछलियां पकड़ने के लिए हैं। ठीक है, मैं समझ गई। शियाओ यान ने उत्सुकता से सिर हिलाया। फलों की तुलना में उसे बड़ी मछलियों में अधिक रुचि थी। शियाओ यान, तुम यहीं रुको और इंतजार करो, मैं इस जगह को साफ कर देता हूँ। शियाओ यान को इधर उधर न भागने की चेतावनी देने के बाद लू किंग ने एक छोटी मूठ वाली माइटी को लकड़ी की छड़ी से बांधा और मछली पकड़ने की जगह के आसपास की झाड़ियों और पेड़ों को साफ करना शुरू कर दिया। अपने पिछले जीवन में अनगिनत बार ऐसा कर चुके होने के कारण लू किंग इसमें काफी निपुण थे। उसे खरपतवार और पेड़ों को साफ करने और मछली पकड़ने के लिए एक अच्छी जगह बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि उन्होंने रक्त खुबानी के पेड़ों को अछूता छोड़ दिया, क्योंकि वे मूल्यवान सफेद प्रकाश स्तर वाले पौधे थे। जगह तैयार हो जाने के बाद लू किंग ने मछली पकड़ना शुरू करने की तैयारी की। चारा डाले बिना, क्योंकि परिवार के पास ऐसे कामों में बर्बाद करने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं था, वह नदी की प्राकृतिक प्रचुरता और अपनी कुशलता से चुने गए मछली पकड़ने के स्थान पर निर्भर रहा। चारा डाले बिना भी उसे मछली पकड़ने का पूरा भरोसा था। नदी के किनारे बैठे हुए लू किंग ने अगले 2 दिनों के लिए भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए केचुओं से शुरुआत करने का फैसला किया। एक कीड़ा फंसाने और लाइन फेंकने के बाद फ्लोट पानी की सतह पर आ गिरा। जैसे ही उसने कांटा फेंका, नाव हिलने लगी। पहले तो ये कुछ बार फड़फड़ाया, फिर अचानक पानी में डूब गया। अपनी कलाई को झटकते हुए लू किंग ने छड़ी को ऊपर उठाया,
इस हरकत के साथ एक सीटी जैसी आवाज आई और उसने एक मछली को ऊपर खींच लिया। ये बड़ी नहीं थी, एक छोटी सी सफेद मछली, लगभग 2 उंगल चौड़ी। लू किंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और इस छोटी सफेद मछली को नदी में पाई जाने वाली सबसे आम प्रजातियों में से एक के रूप में पहचाना। यह एक छोटी सफेद मछली है। मछली को देखते ही शियाओ यान चिल्ला उठी, हाँ, एक छोटी सफेद मछली। लगता है आज हमारी अच्छी फसल होगी। लू किंग ने मछली को कांटे से निकालकर बाल्टी में डाल दिया। इतनी जल्दी मछली पकड़ना एक अच्छा संकेत था, जिससे उसे आज एक बड़ी मछली पकड़ने की उम्मीद जगी। नई ऊर्जा के साथ उसने मछली पकड़ना जारी रखा, लेकिन कुछ और छोटी मछलियों के बाद काफी देर तक कोई मछली नहीं फंसी। या तो मछलियां गायब हो गई हैं, या फिर नीचे कोई बड़ी मछली है जो उन्हें डराकर भगा रही है। अपने व्यापक अनुभव के आधार पर लू किंग ने तुरंत अपना निर्णय ले लिया। उसने दृढ़ता से हुक उठाया, कीड़ा निकाला और एक छोटा सा कपड़े का थैला बाहर निकाला। ये गुप्त हथियार है। शियाओ यान ने इसे उस वस्तु के रूप में पहचाना जिसे उसके भाई ने घर से निकलने से पहले तैयार किया था। लू किंग ने थैला खोला और उसमें से मक्के के कुछ सुनहरे दाने निकाले। ये मक्के के दाने, जो उसने उस सुबह पड़ोस में रहने वाली आंटी वांग से प्राप्त किए थे, चारा के रूप में इस्तेमाल किए जाने थे। अपने पिछले जीवन में लू किंग अक्सर कार्प और ग्रास कार्प जैसी बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए मक्के का इस्तेमाल करता था, जो विशेष रूप से मक्के को पसंद करती थीं। उसे यकीन नहीं था कि इस दुनिया के बड़े लोगों की भी यही पसंद होगी, लेकिन उसे कोशिश तो करनी ही थी। अगर ये तरीका काम नहीं करता तो उसने अभी अभी तोड़े गए लाल खुबानी को आजमाने की योजना बनाई थी। एक ताज़ा मक्के का दाना फंसने के बाद लू किंग ने फिर से कांटा फेंका। उसे आश्चर्य हुआ कि जैसे ही कांटा पानी में गिरा, फ्लोट तेजी से डूब गया और एक जोरदार बल ने लाइन को खींचा, जिससे वह लगभग अपना संतुलन खो बैठा। सौभाग्यवश लू किंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और खुद को संभालने के लिए आगे बढ़ा। पकड़ लिया, छुपकर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, है ना? दोनों हाथों से छड़ी को कसकर पकड़े हुए लू किंग को उत्साह का अनुभव हुआ। ये तो वाकई एक बड़ी मछली थी। उसने जो बल लगाया वह 5 पाउंड से कम वजन वाली मछली की क्षमता से कहीं अधिक था। मछली ने पलटवार करना शुरू कर दिया, जिससे लाइन तनाव से सीटी बजाने लगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच सकते हो? बिल्कुल नहीं। मछली के संघर्ष के बावजूद लू किंग शांत रहीं और कुशलतापूर्वक तनाव को समायोजित करती रहीं ताकि लाइन न टूटे। उसकी नई मछली पकड़ने वाली छड़ी, जो उसकी क्षमताओं द्वारा प्रमाणित थी, 100 पाउंड बल सहन कर सकती थी, इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि वह टूटेगी नहीं। जाओ भाई। पास ही खड़ी शियाओ यान भी बहुत तनाव में थी, लेकिन उसने चिल्लाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि इससे मछलियां भाग जाएंगी। वह चुपचाप अपने भाई का हौसला बढ़ा रही थी। लू किंग और मछली के बीच बुद्धि और शक्ति की लड़ाई पूरे आधे घंटे तक चली, जिसके बाद लू किंग ने महसूस किया कि मछली की शक्ति कम होने लगी है। आखिरकार तुम्हें थका ही दिया, लू किंग ने राहत की सांस लेते हुए कहा। इस संघर्ष ने उनकी काफी ऊर्जा भी खत्म कर दी थी। कुछ दिन पहले डॉक्टर चेन द्वारा किए गए एक्यूपंक्चर उपचार के कारण ही उनकी काफी हद तक शक्ति बहाल हुई थी, अन्यथा शायद वे मछली से बच नहीं पाते। मछली की अधिकतम मात्रा हो जाने के बाद उसके लिए लू किंग की पकड़ से बचना असंभव हो गया। कुछ देर बाद एक आखिरी प्रयास से लू किंग मछली को सतह पर खींचने में कामयाब हो गई, जिससे उसका असली रूप सामने आ गया। कितनी बड़ी मछली है! मछली का सिर और पीठ देखकर शियाओ यान अपनी हैरानी को रोक नहीं पाए। यहाँ तक कि लू किंग भी अपनी खुशी नहीं छिपा सका। इस मछली का वजन आसानी से 10 पाउंड से अधिक था। अपनी उत्तेजना को दबाते हुए लू किंग ने छड़ी पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। मछली पकड़ने में अत्यधिक सावधानी बरतनी आवश्यक थी, विशेषकर अंतिम क्षण में। अब मछली खोना जीवन भर का अफसोस होगा। हालांकि जैसे ही वह मछली को पकड़ने ही वाला था, उसे एक महत्वपूर्ण समस्या का एहसास हुआ। उसने जाल तैयार नहीं किया था। बेशक ये पूरी तरह से उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि उनके पास नेट नहीं था। बिना जाल के वह मछली को उठा नहीं सकता था। लू किंग के पास मछली को पूरी तरह थकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसके बाद ही वह उसे हाथ से उठाने की कोशिश कर सकता था। ये जोखिम भरा था, क्योंकि इस आकार की मछली अपनी शक्तिशाली पूंछ की मार से किसी व्यक्ति को आसानी से बेहोश कर सकती थी। सौभाग्यवश मछली पूरी तरह से थक चुकी थी। अंततः बिना किसी और घटना के लू किंग मछली को किनारे पर खींचने में कामयाब हो गया। भाई, ये बड़ी मछली मुझसे भी लंबी लग रही है। शियाओ यान ने मछली की लंबाई की तुलना अपनी ऊंचाई से करते हुए विस्मय व्यक्त किया। ये थोड़ा लंबा तो लग रहा है। लू किंग ने सहमति जताते हुए कहा कि मछली 1 मीटर से अधिक लंबी थी। वास्तव में सीधी खड़ी करने पर वह शियाओ यान से भी लंबी थी। देखते हैं ये किस तरह की मछली है। लू किंग ने मछली का निरीक्षण किया और उसकी चिकनी, कवच जैसी पपड़ियों पर ध्यान दिया, जिससे उसका रूप रंग प्रभावशाली लग रहा था। अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए उसने जानकारी प्राप्त करने के लिए मछली का तेजी से अध्ययन किया। मछली के शरीर से एक तेज सफेद रोशनी निकल रही थी। सफेद रोशनी, है ना? लू किंग को थोड़ी निराशा हुई। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। उन्हें उम्मीद थी कि मछली लाल बत्ती के स्तर तक पहुंच जाएगी, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वे लालची हो रहे थे। अगर यह मछली लाल बत्ती के स्तर पर होती तो शायद वे इसे पकड़ नहीं पाते। लाल प्रकाश स्तर की इकाइयां दुर्लभ और शक्तिशाली थीं, जिनमें अक्सर अद्वितीय क्षमताएं होती थीं। डॉक्टर चेन और स्नो सिल्क जैसी कुछ असाधारण चीजों को देखते हुए उसने खुद को भाग्यशाली समझा।
दोनों ही असाधारण थे। अगर यह मछली लाल प्रकाश स्तर की होती तो शायद इसमें कुछ विशेष क्षमताएं होती जिससे इसे पकड़ना और भी मुश्किल हो जाता। अपने मन को शांत करते हुए लू किंग ने प्रदर्शित नई जानकारी पर ध्यान केंद्रित किया। हरी कवचधारी मछली, नदी में पाई जाने वाली एक बड़ी मछली जिसके शरीर पर हरे रंग के कवच जैसे शल्क होते हैं, में एक मछली का पत्थर होता है। यह अफवाह है कि पूरी तरह से विकसित हरी कवचधारी मछलियों के गले में एक मछली का पत्थर होता है जिसे पॉलिश करने और घिसने से शांत और सुखदायक प्रभाव पड़ता है। ये जानकारी देखकर लू किंग रोमांचित हो गई। एक मछली का पत्थर, उसने अभी अभी जो बड़ी मछली पकड़ी थी उसमें एक पथरी थी। लू किंग के लिए मछली के पत्थरों से अपरिचित होना कोई नई बात नहीं थी। अपने पिछले जीवन में उसने एक बार 20 पाउंड की जंगली हरी मछली पकड़ी थी जिसके अंदर एक मछली का पत्थर था। उस समय एक धनी खरीदार ने इसके लिए हजारों डॉलर की पेशकश की थी, लेकिन लू किंग ने इसे बेचने से इनकार कर दिया था। पसंद करने के अलावा इसका एक और कारण ये था कि मछुआरों के बीच यह आम धारणा थी कि अच्छी तरह से पुरानी मछली के पत्थरों से सुरक्षा और शांति मिल सकती है। ये बात सच थी या नहीं ये लू किंग को नहीं पता था, लेकिन अब उसकी क्षमताओं ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि ग्रीन आर्मर्ड फिश के फिश स्टोन का शांत करने वाला प्रभाव होता है। ये शियाओ यान के लिए एकदम सही था। अध्याय 16। हुक पर अचानक लगे झटके से लू किंग चौंक गया। सौभाग्य से मछली पकड़ने के अपने वर्षों के अनुभव के कारण उसकी प्रतिक्रिया त्वरित थी। पलक झपकते ही उसने मछली पकड़ने वाली छड़ी को कसकर पकड़ लिया और खुद को संभाल लिया, जिससे वह और छड़ी दोनों पानी में गिरने से बच गए। इस बार का खिंचाव पिछली बार की नीली कवच वाली मछली से कमजोर नहीं था। हे भगवान, क्या तुम्हारी दुनिया की सारी मछलियां घात लगाकर हमला करना पसंद करती हैं? छड़ी के खिंचाव को महसूस करते हुए लू किंग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। एक अनुभवी मछुआरे के रूप में वह आज लगभग 2 बार मात खाने से बाल बाल बचा था, लगभग खुद ही चारा बनने वाला था। इस अलौकिक झील में रहने वाली मछलियां बिना किसी चेतावनी के चारा पर हमला करने का एक अनोखा तरीका अपनाती थीं, अक्सर बिना किसी भूमिका के घात लगाकर हमला करती थीं। यदि उनके पास व्यापक अनुभव न होता तो शायद वे इसके झांसे में आ जाते, लेकिन अब जबकि शुरुआती घात लगाकर हमला करने की योजना विफल हो गई थी तो उन्हें पकड़ने का समय आ गया था। लू किंग ने दोनों हाथों से छड़ी को कसकर पकड़ रखा था, छड़ी से लगने वाले बल में लगातार हो रहे बदलावों को महसूस कर रहा था और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया दे रहा था, जिससे पानी के नीचे मछली के साथ लड़ाई का एक नया दौर शुरू हो गया। कुछ समय तक लड़ाई और ताकत लगाने के बाद लू किंग ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। शुरू में उसने सोचा कि कांटे में फंसी नई मछली नीले कवच वाली मछली की तरह ही एक और बड़ी मछली है। शुरुआती झटका वाकई बहुत तेज था, हालांकि उन्हें जल्द ही कुछ अलग ही एहसास हुआ। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। नीले कवच वाली मछली के विपरीत, जो एक मजबूत और निरंतर बल लगाती थी, यह नई मछली हालांकि शुरू में शक्तिशाली थी, लेकिन उसमें सहनशक्ति की कमी थी। जब तक लू किंग प्रारंभिक उछाल को स्थिर कर सकता है, तब तक बल तेजी से कमजोर हो जाएगा। यह उस प्रकार की मछली थी जिसमें विस्फोटक शक्ति तो थी, लेकिन वह उसे बनाए नहीं रख सकती थी। अपने अनुभव के आधार पर लू किंग ने अनुमान लगाया कि पानी के नीचे की मछली उतनी बड़ी नहीं थी जितना उसने शुरू में सोचा था। इसके विपरीत यह एक तेज तैरने वाली अत्यधिक विस्फोटक मछली थी, लेकिन आकार में बड़ी नहीं थी। ये जानकर लू किंग को अधिक राहत महसूस हुई। तेज गति से चलने वाली मछलियों को संभालना नीले कवच वाली मछली जैसी बड़ी मछलियों की तुलना में कहीं अधिक आसान था। नीले कवच वाली मछली में जबरदस्त ताकत थी, जिसके कारण हर क्षण सावधानीपूर्वक व्यवहार करना आवश्यक था, और उसमें जबरदस्त सहनशक्ति थी जिसने युद्ध को दोनों पक्षों के लिए धैर्य की परीक्षा में बदल दिया। इसके विपरीत एक तेज रफ्तार और विस्फोटक मछली के मामले में एक बार जब वह शुरुआती संघर्ष में सफल हो जाता है तो उसकी ताकत तेजी से कम हो जाती है, जिससे बचना असंभव हो जाता है। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा लू किंग ने अनुमान लगाया था। मछली के संघर्ष की शक्ति को कुछ और बार स्थिर करने के बाद उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी विस्फोटक शक्ति कम हो रही है। फिर कुछ देर खींचने के बाद लू किंग को मछली की आकृति दिखाई दी, एक लाल मछली। जब मछली पानी से बाहर निकली तो लू किंग दंग रह गई। ये चटक उग्र लाल रंग का था। निसंदेह यह एक असाधारण मछली है। इतना चमकीला लाल रंग देखकर लू किंग का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसी समय उन्होंने देखा कि मछली बड़ी नहीं थी, केवल 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी थी। अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हुए लू किंग आराम से मछली के साथ खेलने लगी। कुछ ही देर में मछली थककर चूर हो गई और उसे खींच लिया गया। भाई, यह मछली कितनी खूबसूरत है। घास पर बैठी मछली को देखकर शियाओ यान की आंखें चमक उठीं। ये सचमुच बहुत सुंदर है। मछली को स्पष्ट रूप से देखकर लू किंग उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। हाल ही में पकड़ी गई मछली लगभग 1 फुट लंबी, पतली थी, जो पृथ्वी पर उसके पिछले जीवन में पाई गई कार्प मछली से मिलती जुलती थी। उसके मुंह के कोनों पर 2 लंबी, लहराती हुई मूंछें थीं और उसकी पूंछ एक फूल की तरह दिखती थी। अपनी ज्वाला जैसी लाल पपड़ियों के साथ पूरी मछली बेहद खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर तक अवलोकन करने के बाद लू किंग के मन में मछली के बारे में जानकारी उभरने लगी। रेड मून कार्प, लाल शल्कों से ढकी एक असाधारण मछली जो असाधारण रूप से तेज होती है। इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का अंश होता है, जिससे इसका मांस अत्यधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। इसके शल्कों का उपयोग औषधि में भी किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि उचित पालन पोषण से रेड मून कार्प मछली आध्यात्मिक मछली में विकसित हो सकती है।
इन विवरणों के साथ साथ मछली से लाल रंग की हल्की झलक के साथ एक सफेद चमक निकल रही थी। लाल चमक। पहले तो लू किंग को लगा कि उसने गलत देखा है। लाल रंग की चमक रेड मून कार्प मछली के शल्कों से परावर्तित हो रही थी, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर उसने पुष्टि की कि यह केवल तराजू से परावर्तन नहीं था, बल्कि एक वास्तविक प्रकाश था जिसे केवल उसकी क्षमताओं से ही देखा जा सकता था, जो वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाता था। इसका मतलब ये था कि रेड मून कार्प सिर्फ एक साधारण सफेद रोशनी के स्तर वाली वस्तु नहीं थी। यह एक अनोखी मछली थी जो सफेद और लाल रोशनी के बीच पाई जाती थी। इसमें 3 पंक्तियों का विवरण होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सामान्य सफेद रोशनी वाली वस्तुओं में आमतौर पर केवल 2 पंक्तियों का विवरण होता था। उन्होंने तुरंत विवरण की तीसरी पंक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। आध्यात्मिक मछली में विकसित होने की संभावना है। लू किंग ने तीसरी पंक्ति पढ़ते हुए सोचा, क्या इसका मतलब ये है कि आध्यात्मिक मछली असाधारण मछली से उच्च श्रेणी की होती है? उसे अचानक बूढ़े डॉक्टर द्वारा दिए गए हिम रेशम कीट के रेशम की याद आ गई। हिम रेशम कीट का रेशम पहले से ही एक दुर्लभ खजाना था। शायद ऐसा खजाना पैदा करने वाला हिम रेशम कीट एक आध्यात्मिक रेशम कीट था। दुर्भाग्यवश फिलहाल इस परिकल्पना की पुष्टि नहीं हो सकी है। यहाँ तक कि बूढ़े डॉक्टर को भी हिम रेशम कीट के रेशम की उत्पत्ति का पता नहीं था, इसलिए सलाह लेने के लिए कोई और भी नहीं था। इसलिए दूसरी पंक्ति का विवरण उनके लिए तीसरी पंक्ति के विवरण से अधिक उपयोगी था। बेहद पौष्टिक और स्वादिष्ट मांस। ये जानकारी पढ़ते ही लू किंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। अंततः उसे कल बूढ़े डॉक्टर से मिलने के लिए एक उपयुक्त उपहार मिल गया। शुरू में उसने योजना बनाई थी कि अगर कोई और मछली नहीं मिलती है तो वह नीले कवच वाली मछली को पकड़ेगा, लेकिन अब रेड मून कार्प स्पष्ट रूप से अधिक मूल्यवान थी। इसके अलावा इसके आकार के कारण यह उपहार के रूप में अधिक उपयुक्त था। ये सोचते ही लू किंग ने झटपट नीले कवच वाली मछली को बाहर निकाला और लाल चंद्रमा कार्प को बाल्टी में रख दिया। क्योंकि यह एक उपहार था, इसलिए वह इसे नष्ट नहीं होने दे सकता था। सौभाग्य से रेड मून कार्प ने अपने असाधारण स्वभाव के अनुरूप ही प्रदर्शन किया। हालांकि संघर्ष के कारण वह थक गई थी और कुछ देर घास पर रुकी रही, लेकिन पानी में गिरते ही वह तुरंत तेजी से तैरने लगी। इसकी जीवंतता असाधारण रूप से मजबूत थी। रेड मून कार्प मछली हाथ में आने के बाद लू किंग ने मछली पकड़ना जारी न रखने का फैसला किया। 2 बड़ी मछलियों से जूझने के बाद वह थक गया था। अगर वह मछली पकड़ना जारी भी रखता तो भी उसमें एक और मछली को खींचने की ताकत नहीं होती, इसलिए आगे रहते हुए रुक जाना ही बेहतर था। श्याओ यान, चलो वापस जाने की तैयारी करते हैं। आसपास मौजूद सामग्रियों का उपयोग करते हुए लू किंग ने घास की रस्सी को मोड़कर नीले कवच वाली मछली को बांधा और उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। एक हाथ में बाल्टी और दूसरे हाथ में चाकू और मछली पकड़ने की छड़ी लिए हुए वह शियाओ यान की ओर मुड़ा। भाई, मुझे कुछ सामान उठाने में आपकी मदद करने दीजिए। शियाओ यान ने अपने भाई की ओर देखा और उसे इतना बोझ उठाते देखकर वह चिंतित हो गई। ठीक है। लू किंग ने थोड़ा चलने की कोशिश की और महसूस किया कि वास्तव में सभी सामानों को संभालना मुश्किल था। कुछ देर सोचने के बाद उसने कीड़ों को पकड़े हुए बांस के पाइप को शियाओ यान के गले में लटका दिया। फिर उसने मछली पकड़ने वाली छड़ी उसके कंधे पर रख दी। शियाओ यान, तुम इस मछली पकड़ने वाली छड़ी को संभाल कर सावधानी से चलो, कहीं ठोकर न लग जाए। ठीक है, मुझे समझ आ गया। छोटे बच्चे ने गंभीरता से सिर हिलाया। इतना कहकर भाई बहन वापस लौटने लगे। एक के हाथ में मछली थी और दूसरे के हाथ में मछली पकड़ने का डंडा। जब वे मछली पकड़ने की जगह से गुजरे तो ग्रामीणों ने 2 आकृतियों को, एक बड़ी और एक छोटी, वापस आते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अध्याय 17। जैसे ही लू किंग और शियाओ यान मछली पकड़ने की जगह पर पहुंचे, वहां मछली पकड़ रहे सभी ग्रामीण लू किंग की पीठ पर मछली देखकर दंग रह गए। लू किंग, तुम अपनी पीठ पर क्या ले जा रहे हो? एक ग्रामीण हकलाते हुए बोला। मछली, लू किंग ने हौंफते हुए जवाब दिया। वह सचमुच काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। उसका शरीर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और वह नीली कवचधारी मछली और लाल चंद्रमा कार्प से काफी देर तक लड़ता रहा था। अब अपनी पीठ पर इतना सारा बोझ लेकर चलते हुए उसे लग रहा था कि वह अब और नहीं चल पाएगा। हालांकि उनके जवाब ने ग्रामीणों को कुछ हद तक चौंका दिया। बेशक वे जानते थे कि उसकी पीठ पर मछली है। समस्या ये थी कि उसने इतनी बड़ी मछली कहाँ से पकड़ी। ग्रामीणों ने लू किंग की पीठ पर बैठी उस विशाल मछली को देखा, जो उसके शरीर के अधिकांश हिस्से से भी लंबी थी और जिसकी पूंछ जमीन पर घिसट रही थी, और उन्हें थोड़ा चक्कर आने लगा। हे भगवान, उन्होंने पहली बार इतनी बड़ी मछली देखी थी। लेकिन कुछ ग्रामीणों ने लू किंग की दुर्दशा को देखा और मछली उतारने में उसकी मदद करने के लिए तुरंत आगे आए। आओ आओ, मैं इसे उठाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम्हारा शरीर अभी अभी ठीक हुआ है, खुद पर ज्यादा जोर मत डालो। लू किंग ने मना नहीं किया। वह सचमुच थोड़ा संघर्ष कर रहा था। उसे लग रहा था कि वह मछली को घर ले जा सकता है, लेकिन उसने अपनी ताकत का गलत अनुमान लगा लिया था। धन्यवाद भाई दाआन। लू किंग ने मछली को नीचे रख दिया और थोड़ी हौंफने लगी। हे, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहली बार इतनी बड़ी मछली देखी है। इसे छू पाना एक आशीर्वाद है। रुको, इस बाल्टी में एक और है। यह मछली कितनी सुंदर है। ग्रामीण वांग दाआन प्रसन्न हुआ और जब उसने नीचे देखा तो वह फिर से खुशी से चिल्ला उठा। अन्य ग्रामीण अब और इंतजार नहीं कर सके और तुरंत बाल्टी के चारों ओर जमा होकर अंदर देखने लगे। बाल्टी में एक और बड़ी मछली है। ये किस तरह की मछली है? ये तो चमकीले लाल रंग की है। मैंने ऐसी मछली पहले कभी नहीं देखी। यह मछली इतनी खूबसूरत है, शहर के लोगों को ये जरूर पसंद आएगी। वाह लू किंग, तुमने इन्हें कैसे पकड़ा?
एक ही बार में 2 बड़ी मछलियां। जब आखिरी सवाल पूछा गया तो सभी ने लू किंग की ओर देखा। मैंने इन्हें कैसे पकड़ा? बिल्कुल आप सब की तरह। लू किंग ने शियाओ यान के कंधे से मछली पकड़ने वाली छड़ी ले ली। मैंने नदी में आगे एक जगह चुनी थी और मुझे 2 बड़ी मछलियां पकड़ने की उम्मीद नहीं थी। ये तो बस किस्मत थी। आपने उन्हें ठीक कहाँ पकड़ा? एक ग्रामीण ने अपनी आंखें घुमाते हुए पूछा। ये सुनकर अन्य ग्रामीणों ने उसे कुछ तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उसका इरादा बेहद स्पष्ट था। उसने इसे छिपाने की जहमत भी नहीं उठाई। वह एक बच्चे का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। गांव वाले को एहसास हुआ कि यह अनुचित था और उसने जल्दी से अजीब तरह से हंसते हुए कहा, मैं तो बस उत्सुक था। यह मत कहो कि तुम उत्सुक नहीं थे। लू किंग बेशक ग्रामीण के इरादे को समझ गई थी, लेकिन उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। आखिरकार भले ही उसने कुछ न कहा हो, वे बाद में उस इलाके की तलाशी जरूर लेंगे। उसने जहां मछली पकड़ने का अड्डा बनाया था उसके निशान छुपे नहीं रह सकते थे। तो उन्होंने सीधे कहा, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूँ कि अभी वहां न जाएं। क्यों? ग्रामीण ने अचानक पूछा। क्योंकि वहां पहले से ही बहुत गड़बड़ है। अब बड़ी मछलियों की तो बात ही छोड़िए, छोटी मछलियां भी नहीं बची हैं। नहीं तो मैं इतनी जल्दी वापस नहीं आती, लू किंग ने आधे सच बोलते हुए कहा। अन्य ग्रामीणों को ये बात तर्कसंगत लगी। लू किंग ने 2 बड़ी मछलियां पकड़ी, खासकर जमीन पर पड़ी मछली जो आश्चर्यजनक रूप से बड़ी थी। इतनी बड़ी मछली पकड़ने से जरूर काफी हलचल मची होगी, जिससे दूसरी मछलियां डरकर भाग गई होंगी। लेकिन कुछ ग्रामीणों को अब भी आशा की एक किरण बाकी थी। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। उदाहरण के लिए, जिस ग्रामीण ने लू किंग से मछली पकड़ने की जगह के बारे में पूछा था, वह ये पता लगाने के लिए उत्सुक था कि लू किंग वास्तव में कहाँ मछली पकड़ रही है। लू किंग को इस बात की परवाह नहीं थी कि ये ग्रामीण क्या सोचते हैं। आखिरकार उसने जो कहना था कह दिया था। अगर वे उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और वहीं मछली पकड़ने पर अड़े रहते तो वह कुछ नहीं कर सकता था। और अगर कोई वहां जाता भी तो उसे कोई आपत्ति नहीं थी। उन्हें छोटी मछलियों की परवाह नहीं थी, लेकिन बड़ी मछलियों की बात अलग थी। ऐसा नहीं था कि वह इन ग्रामीणों को नीचा समझता था, बल्कि उनकी कुशलता के कारण वे बड़ी मछलियां पकड़ ही नहीं सकते थे। अगर कोई बड़ी मछली कांटे में फंस भी जाती तो उनकी कमजोर मछली पकड़ने वाली डोरियां उस बड़ी मछली के बल को सहन नहीं कर पाती। कुछ देर आराम करने के बाद लू किंग को अपनी ताकत थोड़ी थोड़ी वापस आती हुई महसूस हुई। सभी लोग, मैं और शियाओ यान वापस जा रहे हैं। आप सब मछली पकड़ना जारी रखें, उसने ये कहा और नीली कवचधारी मछली को उठाने ही वाला था। वांग दाआन ने जल्दी से झुककर मछली उठाई और कहा, मैंने कहा था ना कि मैं इसे उठाऊंगी। लू किंग, तुम बाल्टी उठा लो। वाह, ये बड़ी मछली तो वाकई बहुत भारी है, लगभग 20 पाउंड। जब वांग दाआन ने नीली कवचधारी मछली को उठाया तब उसे एहसास हुआ कि यह उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक भारी थी। उसने आश्चर्य से लू किंग की ओर देखा। ये समझना उसके लिए मुश्किल था कि लू किंग जैसे छोटे कद के व्यक्ति ने इतनी बड़ी मछली कैसे पकड़ ली। धन्यवाद भाई दाआन, वापस आने पर मैं आपको मछली खिलाऊंगा। लू किंग ने मना नहीं किया। उसे किसी की मदद पाकर खुशी हुई। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, मैंने इससे पहले कभी इतनी बड़ी मछली नहीं खाई। वांग दाआन बहुत खुश हुई। लू किंग और शियाओ यान को गांव की ओर जाते देख बाकी बचे ग्रामीण एक दूसरे को देखने लगे। अचानक एक ग्रामीण चिल्लाया, मछली पकड़ने की बात छोड़ो, चलो वापस चलते हैं और शो देखते हैं। बिल्कुल सही, हम सुबह से यहीं हैं और बस कुछ छोटी मछलियां ही पकड़ पाए हैं। चलो वापस चलते हैं और देखते हैं कि लू किंग मछलियों को कैसे संभालती है। मैंने उन 2 बड़ी मछलियों को ठीक से नहीं देखा है, मुझे उन्हें एक बार फिर देखना होगा। यदि ग्रामीणों ने लू किंग के लौटने से पहले मछली पकड़ना जारी रखने का धैर्य रखा था तो लू किंग को 2 बड़ी मछलियां लेकर जाते देख उनकी मानसिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई। वे यहाँ 2-3 दिन से थे, फिर भी वे लू किंग के 2 घंटे में पकड़ी गई मछलियों की बराबरी नहीं कर सके। भला वे इस बात से कैसे सहमत हो सकते थे? मछली पकड़ने की बात भूल जाओ। मानसिक रूप से टूट जाने के बाद ग्रामीणों ने अपना सामान पैक किया और गांव लौटने की तैयारी करने लगे। लू किंग और बाकी लोग कुछ देर पहले ही निकले थे, इसलिए अगर वे जल्दी करें तो शायद वे उनसे मिल सकें। बूढ़े झाओ, क्या तुम वापस नहीं जा रहे हो? जब सब लोग अपना सामान समेट रहे थे तब एक व्यक्ति वहीं अडिग रहा और मछली पकड़ता रहा। ये देखकर बाकी लोगों ने पूछा, आप सब पहले वापस चले जाइए, मैं थोड़ी देर और मछली पकड़ने की कोशिश करूंगा, शायद कुछ मछलियां मिल जाएं। ओल्ड झाओ नामक ग्रामीण, जिसने पहले लू किंग से मछली पकड़ने की जगह के बारे में पूछा था, मुस्कुराया। ठीक है, तुम मछली पकड़ते रहो, लेकिन मुझे लगता है कि इस जगह पर बहुत मछली पकड़ी जा चुकी है। क्या तुमने नहीं देखा कि लू किंग पहले इस जगह को लेकर कितना तिरस्कारपूर्ण रवैया अपना रहा था? अगर उन्होंने पहले लू किंग के मछली पकड़ने के कौशल को गंभीरता से नहीं लिया था, ये सोचकर कि उसने किसी गुप्त चारे का उपयोग करके इतनी सारी छोटी मछलियां पकड़ी हैं, तो उन 2 बड़ी मछलियों को देखने के बाद किसी ने भी लू किंग के मछली पकड़ने के कौशल को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। इतनी बड़ी मछलियों को पकड़ना उनके लिए असंभव था। पिछले कुछ दिनों में कई लोगों ने बड़ी मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सभी असफल रहे। या तो मछली पकड़ने की डोर टूट गई या फिर मछली पकड़ने वाली छड़ी टूट गई। किसी को भी बड़ी मछली पकड़ने में कामयाबी नहीं मिली। सामान समेटने के बाद सभी लोग धीरे धीरे चले गए। केवल बूढ़ा झाओ ही शांतिपूर्वक मछली पकड़ता रहा। कुछ देर बाद ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई उसे देख नहीं रहा है, बूढ़ा झाओ अचानक उठ खड़ा हुआ और जल्दी से अपना सामान पैक करने लगा।
बेवकूफों, लू किंग की हर बात पर विश्वास कर लेते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि उसने सारी मछलियां वहीं पकड़ी होंगी। फिर उसने अपना सामान उठाया और उस दिशा की ओर भागा जहां लू किंग और शियाओ यान वापस लौटे थे। अध्याय 18। अंततः ग्रामीण लू किंग और उसके साथियों को पकड़ नहीं पाए। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। वांग दान की सहायता से उनकी गति धीमी नहीं थी और नदी गांव से ज्यादा दूर नहीं थी। जब वे लोग नदी किनारे अपना सामान समेट रहे थे, तब तक लू किंग और बाकी लोग गाँव लौट चुके थे। जब वे पहुंचे तो उनके द्वारा उत्पन्न प्रतिक्रिया सनसनीखेज से कम नहीं थी। ये तो होना ही था। वांग दान द्वारा ले जाई जा रही विशाल मछली देखने में इतनी आकर्षक थी कि वह बस ध्यान खींचने वाली थी। यह आदमी दिखावा करने का शौकीन था। गांव में घुसते ही वह मछली लेकर वहां पहुंच जाता जहां लोग जमा होते थे। लोग अंधे नहीं थे, बेशक उन्होंने उसकी पीठ पर मछली देखी थी। इतनी विशाल मछली को देखकर वे आश्चर्यचकित क्यों नहीं होंगे। दान ने एक बहुत बड़ी मछली पकड़ी। इतनी बड़ी मछली। इस आह्वान ने स्वाभाविक रूप से अन्य लोगों को भी आकर्षित किया और वे भी आकर इस मजे में शामिल हो गए। ये देखकर कि वास्तव में वह एक बड़ी मछली थी और वह भी बेहद विशाल, हंगामा और बढ़ गया। शाबाश दान, तुमने इतनी बड़ी मछली कैसे पकड़ ली? अरे वाह, यह मछली तो 20 पाउंड से भी ज्यादा की होगी। शाबाश दान, दान ने कमाल कर दिया, इतनी बड़ी मछली पकड़ ली। गांव वालों ने दान को घेर लिया, मछली को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और आश्चर्य से वाहवाही की। बच्चे और भी ज्यादा उत्साहित थे, उछल कूद कर रहे थे और चिल्ला रहे थे। लू किंग ने बड़े चाव से वांग दान को नीले कवच वाली मछली का प्रदर्शन करते हुए देखा। ये दृश्य उसे अपने पिछले जीवन के उन मछली पकड़ने के शौकीनों की याद दिलाता था जो बड़ी मछली पकड़ने पर इसी तरह से दिखावा करते थे, मानो नदी किनारे प्रतीक्षा करने के कठिन परिश्रम के प्रति शेखी न बघारना अन्याय होगा। जब वांग दान ने काफी दिखावा कर लिया तो लू किंग ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा, ठीक है दान, चलो घर चलते हैं। अपनी शान दिखाने के बाद वांग दान भीड़ से निकलकर लू किंग के पास दौड़ पड़ा। मैं आप सबको बताना भूल गया था, ये बड़ी मछली मैंने नहीं पकड़ी बल्कि लू किंग ने पकड़ी। क्या इसे लू किंग ने पकड़ा था? सभी लोग लू किंग की ओर देखने लगे। शियाओ यान ने गर्व से अपना सिर ऊपर उठाते हुए कहा, हाँ, मेरे भाई ने बड़ी मेहनत से यह बड़ी मछली पकड़ी है। हमारे पास बाल्टी में एक और खूबसूरत बड़ी मछली भी है। सच में, लू किंग ने इसे पकड़ लिया। एक और बड़ी मछली हाथ लगी। ये सुनकर सभी लोग दौड़कर उस बाल्टी में देखने लगे जिसे लू किंग ले जा रहा था। पहली नजर में ही वे सब स्तब्ध रह गए। और कुछ नहीं, रेड मून कार्प का रूप रंग बस बेहद आश्चर्यजनक था। पानी में जलती हुई लौ की तरह इसका चमकीला लाल रंग एक नजर में ही यह स्पष्ट कर देता था कि यह मछली असाधारण थी। ये किस तरह की मछली है? ये तो बहुत ही खूबसूरत है। मैंने इससे पहले कभी इतनी चमकीली लाल मछली नहीं देखी। लू किंग, तुमने इतनी खूबसूरत मछली कहाँ से पकड़ी? लू किंग, क्या तुम जानती हो कि यह किस प्रकार की मछली है? सभी ने आश्चर्य से पूछा। मुझे भी नहीं पता कि यह किस तरह की मछली है। लू किंग ने सिर हिलाया। मैं इसे कल दादाजी चेन के पास ले जाने की योजना बना रहा हूँ ताकि पता चल सके कि वे इसे पहचानते हैं या नहीं। जी हाँ, दादाजी चेन ने बहुत कुछ देखा है। वह इस मछली को जरूर पहचानते होंगे। अगर गांव में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसका ग्रामीणों द्वारा सबसे अधिक सम्मान किया जाता था तो वह निस्संदेह दादा चेन ही थे। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था कि हर कोई कभी न कभी इलाज के लिए उस बूढ़े डॉक्टर के पास गया था, लेकिन इसका एक कारण ये भी था कि गांव में उस बुजुर्ग डॉक्टर को सबसे ज्ञानी व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। वह अक्सर शहर का दौरा करता था और उसके अनुभव ग्रामीण लोगों के अनुभवों से कहीं अधिक थे। गांव वालों ने उन्हें घेर लिया और काफी देर तक उन दो बड़ी मछलियों के बारे में चर्चा करते रहे। अंत में उस दृश्य को देखकर संतुष्ट होकर वे सब तितर बितर हो गए। लू किंग ने सभी को अपने घर पर मछली खाने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन गाँव में सभी लोग उसके परिवार की स्थिति से वाकिफ थे, इसलिए सबने इनकार कर दिया। यहाँ तक कि जो लोग बड़ी मछली का स्वाद चखने के लिए ललचा रहे थे उन्हें कुछ बोलने से पहले ही दूसरों ने खींचकर दूर कर दिया। कोई भी दो गरीब अनाथों का फायदा उठाते हुए नहीं दिखना चाहता था। सबके चले जाने के बाद लू किंग ने बाल्टी उठाई और शियाओ यान और वांग दान के साथ अपने आंगन में लौट आए। लू किंग, मैं वापस जा रहा हूँ। आंगन में पहुंचते ही वांग दान ने मछली नीचे रख दी और जाने की तैयारी करने लगा। लू किंग ने तुरंत उसे वापस बुलाया। मत जाओ दान, हमने तय किया था कि मैं तुम्हें मछली खिलाऊंगी। क्या तुमने इसे गंभीरता से ले लिया? मैं तो पहले मजाक कर रहा था। तुम्हारे परिवार की स्थिति को देखते हुए अगर मैं रात के खाने के लिए रुका तो मेरे पिताजी मुझे लाठी से दौड़ाएंगे, लेकिन आप मुझे अपना वादा तोड़ने नहीं दे सकते। वैसे भी मैं रात के खाने के लिए नहीं रुक सकता। दोनों में बहस हुई, लेकिन कोई भी दूसरे को समझाने में सफल नहीं हुआ। दान, तुम जानती हो कि हम इतनी बड़ी मछली को पूरा नहीं खा सकते। अभी गर्मी है और मछली ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। थोड़ी सी वापस ले जाओ, इससे मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। लू किंग ने गंभीरता से कहा। ठीक है, कोई बात नहीं। लू किंग की ईमानदारी देखकर वांग दान हिचकिचाया, लेकिन अंततः मान गया। उसे नर्म पड़ते देख लू किंग तुरंत मछली साफ करने के लिए चाकू लेने रसोई में चली गई। नीले कवच वाली मछली वास्तव में अपने नाम के योग्य थी। उसके शल्क बहुत सख्त थे।
वांग दान की मदद के बावजूद भी लू किंग को मछली के छिलके उतारने और उसके अंदर की गंदगी साफ करने में काफी मेहनत करनी पड़ी। मछली को साफ करने के बाद उसने तैरने वाली मूत्राशय को छोड़कर बाकी आंतों को फेंकने की योजना बनाई थी। हालांकि अपने पिछले जीवन में उन्हें मछली की आंतें खाना पसंद था, लेकिन उनकी वर्तमान स्थिति और मसालों की कमी को देखते हुए वे मछली के आंतरिक अंगों को ठीक से पका नहीं सके और उन्होंने इसे न खाने का फैसला किया। मछली को साफ करने के बाद लू किंग ने तुरंत मछली के मांस के 2 बड़े टुकड़े काटे, उन्हें केले के पत्तों में लपेटा और वांग दान को सौंप दिए। बहुत ज्यादा। वांग दान इस रकम को देखकर हैरान रह गया। इन दोनों टुकड़ों का वजन कई पाउंड था। यह ज्यादा नहीं है दान, देखो अभी भी बहुत सारा मछली का मांस बचा है। शियाओ यान और मैं इसे पूरा नहीं खा सकते। लू किंग ने मछली का मांस जबरदस्ती वांग दान के हाथों में थमा दिया। मछली के मांस का बचा हुआ ढेर देखकर वांग दान ने आगे मना नहीं किया। लू किंग, मुझे लगता है कि आपके परिवार के अलावा गांव में और कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जो खाने के लिए बहुत अधिक मछली होने से परेशान है। आज लू किंग द्वारा पकड़ी गई मछलियों को देखने के बाद वांग दान को एहसास हुआ कि लू किंग के परिवार को शायद कभी मछलियों की कमी नहीं होगी। मछली चावल की जगह नहीं ले सकती, लू किंग ने आह भरी। हमें अनाज तो खाना ही है, लेकिन हमारे खेत वीरान पड़े हैं और अभी बुवाई का मौसम भी नहीं आया है। यह एक समस्या है। वांग दान ने सिर हिलाया। वह जानता था कि लू किंग के परिवार में हुई उथल पुथल के कारण वह बुवाई के मौसम में भाग नहीं ले पाया था। अगली बुवाई में कई महीने लगेंगे। उसने एक पल सोचा और फिर उसकी आंखें चमक उठीं। लू किंग, तुम मछली पकड़ने में बहुत माहिर हो। तुम मछली बाजार में बेच सकती हो, पैसों से तुम खाना खरीद सकती हो। मछली बेचनी है? लू किंग हैरान थी। लेकिन मुझे याद है कि शहर में प्रवेश शुल्क लगता है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हमारे गाँव के पास वाले बाजार की बात कर रहा हूँ। बाजार। लू किंग ने पलकें झपकाईं। अध्याय 19। लू किंग ने पलकें झपकाईं और कुछ देर तक अपनी यादों में खोजबीन की। तभी धीरे धीरे उसे उस बड़े बाजार से जुड़ी यादें याद आने लगीं। सरल शब्दों में कहें तो यह विशाल बाजार वास्तव में कई बड़े आसपास के गांवों द्वारा अनायास ही गठित एक व्यापार मेला था। आखिरकार कस्बे बहुत दूर थे और अंदर बाहर आने जाने के लिए प्रवेश शुल्क देना पड़ता था, जिसे कई ग्रामीण और पहाड़ी लोग तब तक खर्च करने से हिचकिचाते थे जब तक कि यह आवश्यक न हो। इसलिए यह अज्ञात था कि यह कब शुरू हुआ या इसे किसने आयोजित किया। हालांकि धीरे धीरे पास में ही एक बड़ा बाजार विकसित हो गया, जहां आसपास के इलाकों के ग्रामीण हर 5 दिन में सामान खरीदने और बेचने के लिए इकट्ठा होते थे। जब वह छोटा था तब मूल मालिक अपने माता पिता के साथ एक बार बाजार गया था, लेकिन जब से शियाओ यान का जन्म हुआ उसने अपनी बहन की देखभाल करने की जिम्मेदारी ले ली और फिर कभी बाजार नहीं गया। बाजार से जुड़ी उनकी यादें धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थीं। अब तक जब भी वांग दान इसका जिक्र करता था, लू किंग को कुछ यादें ताज़ा हो जाती थीं। वांग दान ने कहा, विभिन्न गांवों के लोग बाजार जाते हैं, यहाँ तक कि पहाड़ी लोग भी कभी कभी सामान खरीदने आते हैं। आपने जो बड़ी मछली पकड़ी है, अगर वह बहुत महंगी न हो तो कोई न कोई उसे जरूर खरीदना चाहेगा। वांग दान के विचार में, चूंकि लू किंग के पास खाने से अधिक मछलियां थीं, इसलिए उन्हें रखना व्यर्थ होगा। कुछ पैसे कमाने के लिए इन्हें बाजार में सस्ते में बेचना बेहतर था। लू किंग ने थोड़ी देर सोचा और फिर सिर हिलाते हुए कहा, देखते हैं। अगर अगली बार मुझे कोई बड़ी मछली मिली तो मैं उसे बाजार ले जाकर बेचने की कोशिश करूंगा। ये तो जरूर बिकेगी, वांग दान ने खुशी से कहा। मैंने बाजार में लोगों को मछली बेचते देखा है, लेकिन आज तुमने जो मछली पकड़ी है उतनी बड़ी तो किसी ने नहीं देखी। लू किंग मुस्कुराई और बोली, ये बड़ी मछलियाँ ऐसी नहीं हैं जिन्हें मैं हर बार पकड़ पाती हूँ। चाहे तुम उन्हें पकड़ पाओ या न पकड़ पाओ, अगर तुम बाजार जाना चाहते हो तो मुझे बताकर आना मत भूलना। कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। वांग दाशान ने उसे याद दिलाया। ठीक है, अगर मैंने बाजार जाने का फैसला किया तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। दान, बस इतना याद रखना, मैं अब जा रहा हूँ। वांग दान के जाने के बाद लू किंग गहरी सोच में डूब गई। उन्होंने इस विशाल बाजार से संबंधित जानकारी को नजरअंदाज कर दिया था। अगर वह शहर के बारे में जानना चाहता है तो शायद वह यहीं से शुरुआत कर सकता है। भाई, हम मछली कब खा सकते हैं? शियाओ यान को भूख लगी है। जब लू किंग बाजार से जानकारी जुटाने के तरीकों पर विचार कर रही थी, तभी शियाओ यान ने बगल से आवाज दी, ओह बहुत जल्द। मछली तैयार करने के बाद मैं इसे आपके लिए पका दूंगी। लू किंग अचानक होश में आया और जल्दी से अपना काम फिर से शुरू कर दिया। उसने पहले बची हुई मछली को कई टुकड़ों में काट लिया ताकि बाद में दादा झांग को कुछ टुकड़े दे सके। जब वह बेहोश था, दादा झांग शियाओ यान की देखभाल कर रहे थे और वह इस दयालुता को नहीं भूल सकता था। मछली को टुकड़ों में काटने के बाद लू किंग ने मछली के मांस का सबसे अच्छा टुकड़ा चुन लिया। उसने सावधानीपूर्वक हड्डियां निकाली और मछली को पतले पतले टुकड़ों में काट दिया। फिर उसने चूल्हे पर एक बर्तन रखा, पानी उबाला और दलिया बनाना शुरू कर दिया। बची हुई मछली के मांस को उसने बांस की पट्टियों में बांधकर छज्जे के नीचे एक बांस के खंभे पर सुखाने के लिए लटका दिया ताकि वह उससे सूखी मछली बना सके। बांस के डंडे पर लटकी मछली के मांस की लंबी लड़ी को देखकर लू किंग ने जल्द से जल्द एक लोहे का बर्तन लाने का संकल्प लिया और थोड़ा मसाला। अन्यथा अच्छे पाक कौशल होने के बावजूद वह उचित उपकरणों और सामग्रियों के बिना उनका पूरा लाभ नहीं उठा सकता था। इतनी अच्छी सामग्री को बर्बाद होते देख उन्हें थोड़ा दुख हुआ। लू किंग के अपने काम पूरे करने के बाद मिट्टी के बर्तन में दलिया उबलने लगा था।
उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfra.net वेबसाइट खोजें। उन्होंने पहले थोड़ा नमक डाला, नमक घुलने तक उसे अच्छी तरह मिलाया और फिर मछली के टुकड़ों को सावधानीपूर्वक दलिया में डाल दिया। जैसे ही वे सफेद हो गए, उन्होंने तुरंत आंच बंद कर दी। अंत में उन्होंने दलिया में एक छोटा चम्मच चर्बी मिलाई, जिससे व्यंजन तैयार हो गया। लू किंग ने सबसे पहले शियाओ यान के लिए मछली के दलिया का एक कटोरा निकाला, उसे ठंडा करने के लिए पंखा चलाया और फिर उसे उसके सामने रख दिया। शियाओ यान, थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी भी बहुत गर्मी है। ठीक है, शियाओ यान समझ गई। हालांकि छोटी बच्ची भूख से बेहाल थी, फिर भी उसने आज्ञाकारी होकर सहमति दे दी, लेकिन उसकी निगाहें बिना हिले डुले मछली के दलिया पर टिकी हुई थीं। ये देखकर लू किंग मुस्कुराया और अपने लिए एक कटोरी दलिया निकाल लिया। अपनी सहनशीलता पर भरोसा करते हुए उसने मछली के टुकड़ों के साथ दलिया का एक चम्मच उठाया, उस पर कुछ बार फूंक मारी और उसे अपने मुंह में डाल लिया। मछली के टुकड़े मुंह में जाते ही उसे जीभ पर ताजगी का एहसास हुआ और उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिखाई दिए। मछली का मांस कोमल, मुलायम और सुगंधित था, जिसमें हल्की तैलीय महक थी, जो अप्रत्याशित रूप से स्वादिष्ट थी। दरअसल उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों के लिए अक्सर सबसे सरल खाना पकाने की विधियों की ही आवश्यकता होती है। उसने मछली के दलिया में केवल थोड़ा सा नमक और तेल डाला था, यहाँ तक कि हरे प्याज भी नहीं डाले थे, फिर भी उसका स्वाद इतना अच्छा था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उच्च श्रेणी की मछलियाँ ही तेज सफेद चमक उत्सर्जित कर रही थीं। एक चम्मच दलिया खाने से ही लू किंग को संतुष्टि का एहसास हुआ। भाई, क्या अब शियाओ यान खाना खा सकता है? अपने भाई को भोजन का आनंद लेते देख शियाओ यान खुद को रोक नहीं पाई और उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगी। लू किंग ने अपने कटोरे को छुआ और महसूस किया कि यह ज्यादा गर्म नहीं है, इसलिए उसने सिर हिलाया। अब आप खाना खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपकी जीभ न जल जाए। ठीक है, शियाओ यान सावधान रहेगी। छोटी बच्ची यह सुनकर बहुत खुश हुई कि वह खाना खा सकती है। उसने एक चम्मच दलिया निकाला, लू किंग की तरह उस पर सावधानी से फूंक मारी और जब वह ज्यादा गर्म नहीं था तभी उसे अपने मुंह में डाला। एक चम्मच खाते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। भाई, ये मछली का दलिया तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये तो सुबह के झींगे के दलिया से भी कहीं बेहतर है। छोटी बच्ची ने उत्साह से हाथ हिलाया, वह अपनी खुशी को रोक नहीं पा रही थी। बेशक, तुमने नहीं देखा कि भाई को इतनी बड़ी मछली पकड़ने में कितनी मेहनत करनी पड़ी। ये तो बढ़िया ही होगी, लू किंग ने गर्व से कहा। भाई सबसे अच्छा है। छोटी बच्ची ने बहुत आभार व्यक्त किया और उसकी प्रशंसा करने में जरा भी संकोच नहीं किया। क्योंकि यह स्वादिष्ट है, इसलिए और खाओ। दादाजी चेन ने कहा था कि सुंदर बाल उगाने के लिए अच्छा खाना जरूरी है। हाँ, शियाओ यान खूब खाएगी। शियाओ यान को खूबसूरत बाल चाहिए। छोटी बच्ची ने दृढ़ता से सिर हिलाया, उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। ये देखकर लू किंग के दिल में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। कुछ दिन पहले जब शियाओ यान बाहर खेल रही थी तो गाँव के कुछ बच्चों ने कहा था कि उसके बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं। जब वह वापस आए तो उसने थोड़ी नाराजगी महसूस करते हुए उससे पूछा कि सुंदर बाल कैसे उगाए जाते हैं। लू किंग जानती थी कि शियाओ यान के बालों की यह खराब स्थिति काफी हद तक कुपोषण के कारण थी। उसने उससे कहा कि अगर वह अच्छा खान पान रखे और अपने शरीर का ख्याल रखे तो उसके बाल जल्द ही खूबसूरत हो जाएंगे। इसलिए अब जब भी शियाओ यान खाना खाती थी, वह बहुत गंभीर रहती थी और एक बूंद भी बर्बाद नहीं करती थी। हालांकि उनके पास कभी भी कुछ भी बर्बाद करने की विलासिता नहीं थी। मछली के दलिया के स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने के बाद दोनों भाई बहन संतुष्टिपूर्वक अपनी कुर्सियों पर पीछे की ओर झुक गए। यहाँ तक कि लू किंग को भी मछली के इतने नर्म और स्वादिष्ट होने की उम्मीद नहीं थी। यह एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि अगर मछली इतनी अच्छी थी तो अपने उत्कृष्ट स्वाद के लिए जानी जाने वाली रेड मून कार्प मछली का स्वाद कितना अद्भुत होगा। दुर्भाग्यवश रेड मून कार्प मछली एक उपहार थी जो उन्होंने ओल्ड डॉक्टर चेन के लिए तैयार की थी और इसे खाया नहीं जा सकता था। कुछ देर आराम करने के बाद लू किंग उठी और रसोई की ओर चली गई। उसे अभी एक और काम करना था। मछली से निकले पत्थरों को अभी भी संसाधित करने की आवश्यकता थी। अध्याय 20। नीले कवच वाली मछली की गुठली को लू किंग ने वांग दाम के सामने से नहीं निकाला। इसके बजाय उसने उसे नीले कवच वाली मछली के अंदर ही रख दिया। ऐसा नहीं था कि वह कंजूस था या दूसरों को दिखाना नहीं चाहता था, बल्कि उसके लिए इस बात को समझाना मुश्किल था। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfra.net वेबसाइट खोजें। अब जब आसपास कोई नहीं था तो मछली की पथरी निकालने का ये बिल्कुल सही समय था। रसोई में नीले कवच वाली मछली का बड़ा सिर एक लकड़ी के बर्तन में रखा गया था। लू किंग ने मछली का सिर चीरा और गले में मछली की पथरी पाए। हालांकि जब लू किंग ने मछली के आकार का पत्थर देखा तो वह बेहद आश्चर्यचकित रह गया। अपने पिछले जीवन में लू किंग ने एक बार 20 पाउंड से अधिक वजन की एक नीली मछली पकड़ी थी और एक बहुत अच्छा मछली का पत्थर भी प्राप्त किया था। लेकिन जब उसने उस मछली के टुकड़े को वापस लिया तो वह अधिक जेली जैसा था। इसे निकालने के बाद भी इसे साफ करने, सुखाने और संसाधित करने की आवश्यकता होती थी ताकि यह एक बढ़िया मछली का पत्थर बन सके। अब जब उसने नीले कवच वाली मछली के गले में मौजूद मछली के पत्थर को छुआ तो उसने पाया कि वह बिल्कुल भी नर्म नहीं था, वह पहले ही कठोर हो चुका था। लू किंग ने एक छोटा लकड़ी का चम्मच लिया और सावधानीपूर्वक मछली के आकार का पत्थर निकाला। उसे धोने और सुखाने के बाद उसने दोबारा उसकी जांच की और पहले से भी अधिक आश्चर्यचकित हो गया।
यह मछली के आकार का पत्थर लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा और आधा सेंटीमीटर मोटा था, जिसका आकार सीप जैसा था। इसकी बनावट पत्थर और जैड जैसी थी, छूने में चिकनी और गर्म, बहुत सुखद एहसास देती थी। इसकी गुणवत्ता उस मछली के पत्थर से कहीं बेहतर थी जिसे उसने अपने पिछले जीवन में बड़ी सावधानी से पाला पोसा था। अपने हाथ में जैड जैसी दिखने वाली मछली के आकार के पत्थर से धीरे धीरे खेलते हुए लू किंग को शांति का एहसास हुआ। वह जानता था कि यह कोई भ्रम नहीं था, क्योंकि उसकी दृष्टि में उसके हाथ में मौजूद मछली के आकार का पत्थर एक मोटी सफेद चमक उत्सर्जित कर रहा था। नीले कवच वाली मछली का पत्थर। एक वयस्क नीले कवच वाली मछली द्वारा पाला पोसा गया एक पूर्ण मछली का पत्थर, जो पहले से ही जैड जैसा दिखता है। ऐसा कहा जाता है कि जैड स्तर का नीले कवच वाला मछली के आकार का पत्थर जब शरीर के करीब पहना जाता है तो शांत प्रभाव डालता है। कुछ देर तक सावधानीपूर्वक इसका इस्तेमाल करने के बाद लू किंग ने पाया कि यह मछली के आकार का पत्थर लगभग एकदम सही था। इसे अतिरिक्त पॉलिशिंग की आवश्यकता नहीं थी और इसे सीधे पहना जा सकता था। उसने कुछ औजार इकट्ठा किए और सावधानीपूर्वक मछली के आकार के पत्थर के पतले सिरे में एक छेद किया। सौभाग्यवश हालांकि नीले कवच वाली मछली के आकार का पत्थर जैड जैसा हो गया था, लेकिन यह असली जैड जितना कठोर नहीं था। उसने थोड़ी सी मेहनत से एकदम सही छेद कर दिया। छेद करने के बाद उसने बचे हुए भांग के धागे को लिया, उसे मोड़कर एक मजबूत रस्सी बनाई और उसे मछली के पत्थर में पिरो दिया। इतनी मेहनत के बाद एक साधारण मछली के आकार का पत्थर का पेंडेंट तैयार हुआ। कुछ देर तक अपनी रचना की प्रशंसा करने के बाद लू किंग ने आंगन में खेल रही शियाओ यान को घर के अंदर बुलाया। भाई, तुम मुझे क्यों फोन कर रहे हो? छोटा बच्चा खुशी खुशी घर के अंदर दौड़ गया। भाई ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाया है, लू किंग ने अपने हाथ में लटकन पकड़े हुए कहा। यह क्या है? शियाओ यान की आंखों में चमक आ गई। यह इस प्रकार है। लू किंग ने भांग की रस्सी छोड़ दी और मछली के आकार का पत्थर का लटकन हवा में झूलने लगा। वाह, यह क्या है? ये तो बहुत सुंदर है। उस नन्ही बच्ची की आंखें पेंडेंट को देखते ही चौड़ी हो गईं। यह एक पेंडेंट है। मैंने इसे बड़ी मछली के पत्थर से बनाया है। इसे पहनने से आप रात में कंबल नहीं हटा पाएंगे। लू किंग ने भांग की रस्सी खोली और पेंडेंट को शियाओ यान के गले में लटका दिया, फिर उसे मजबूती से बांध दिया। गांठ इतनी छोटी थी कि छोटी बच्ची उसे अपने सिर के ऊपर से नहीं उतार सकती थी, जिससे वह उसे लापरवाही से खोने से बच गई। धन्यवाद भाई, मुझे यह उपहार बहुत पसंद आया। छोटी बच्ची बेहद खुश होकर अपने गले में लटकने वाले पेंडेंट से खेल रही थी। यह उनका पहला आभूषण था और कितना सुंदर पत्थर था। बच्चों को आमतौर पर सुंदर पत्थर पसंद होते हैं और जियाओ यान भी इसका अपवाद नहीं थी। जैसे जैसे वह उस पेंडेंट को देखती गई, वह उसे और भी पसंद आने लगा। जब तक तुम्हें ये पसंद है तब तक ठीक है। याद रखना, इसे खोना मत, वरना भाई तुम्हारे लिए दूसरी बड़ी मछली नहीं पकड़ पाएगा। लू किंग ने उसे याद दिलाया, ये देखकर कि वह उस पेंडेंट को कितना पसंद करती है। शियाओ यान को पता है, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी, शियाओ यान ने गंभीरता से कहा। ये देखकर कि बच्ची ने उसकी बातों को गंभीरता से ले लिया है, लू किंग ने उसे खेलना जारी रखने दिया। इसके बाद वह मछली के बड़े सिर को संभालने के लिए रसोई में लौट गया। रात के खाने में भाई बहनों ने मछली के सिर की दावत का आनंद लिया। लू किंग ने आधे हिस्से को ग्रिल किया और दूसरे आधे हिस्से से सूप बनाया। भाई बहन भोजन से पूरी तरह संतुष्ट थे। भाई, बड़ी मछली सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। सोने के समय जियाओ यान अपने छोटे से बिस्तर पर लेटी हुई थी, अपने अभी भी भरे हुए पेट को छू रही थी और लू किंग से बात कर रही थी। जब तक शियाओ यान ठीक रहेगी, भाई तुम्हारे लिए और भी स्वादिष्ट खाना बनाएगा। लू किंग ने उसे कंबल ओढ़ा दिया। शियाओ यान अपने माता पिता के साथ एक ही कमरे में सोती थी। उनके चले जाने के बाद वह हर रात रोती थी, इसलिए उसके मूल मालिक ने उसका छोटा सा बिस्तर अपने कमरे में रख दिया, जिससे वह अधिक शांति से सो सके। शियाओ यान बहुत अच्छी होगी। उस नन्ही बच्ची ने अपने गले में लटके हुए पेंडेंट को छुआ और गंभीरता से सिर हिलाया। तो जल्दी सो जाओ, हमें कल दादाजी चेन से मिलने जाना है। मुझे भी दादाजी चेन की याद आती है। जैसे जैसे बच्ची बोलती गई, उसकी पलकें भारी होती गईं और जल्द ही वह सो गई। लू किंग ने उसे हल्के कंबल से धीरे से ढक दिया। उस छोटे बच्चे का दिन काफी थका देने वाला रहा था। वे मछली पकड़ने गए थे, मछली पकड़ने वाली छड़ी उठाने में मदद की थी और दिन का अधिकांश समय आंगन में खेलते रहे थे। ये बात वाकई सराहनीय है कि उसे अब तक नींद नहीं आई। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वह सो गई है, लू किंग अपने बिस्तर पर लेट गया। शियाओ यान की धीमी सांसें सुनकर उसे तुरंत नींद नहीं आ सकी। वह कल के बारे में सोच रहा था। कल डॉक्टर चेन के यहाँ उनका एक्यूपंक्चर का अपॉइंटमेंट था। डॉक्टर के पहले किए गए वादे के अनुसार कल के सत्र के बाद उसे डॉक्टर के साथ औषधीय जड़ी बूटियों की पहचान करना सीखने के लिए आधा घंटा मिलेगा। जड़ी बूटियों की पहचान करना गौण था। अपनी क्षमताओं के कारण लू किंग को इसे सीखने की कोई चिंता नहीं थी। उसे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता थी कि डॉक्टर का स्नेह और मान्यता प्राप्त करने के लिए इस अवसर का उपयोग कैसे किया जाए। दान ने बाजार के बारे में जिस मामले का जिक्र किया था, वह भी था जिसके बारे में उसे सोचना जरूरी था। इन कुछ दिनों के बाद घर में उधार लिया गया अनाज लगभग खत्म हो गया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि नमक और तेल की मात्रा कम होती जा रही थी। कुछ ही दिनों में वे चले जाएंगे, इसलिए उसे जल्दी पैसा कमाने का कोई तरीका ढूंढना पड़ा। ये खेती का मौसम नहीं था, इसलिए खेतों से उपज के बारे में सोचने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा उसके पास अब बीज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसके पास दूसरे अवसरों की तलाश करने के अलावा कोई चारा नहीं था।
बाजार एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन वह इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था और दान के इशारों के अनुसार उसके कुछ विशेष नियम प्रतीत होते थे। लू किंग के मन में तरह तरह के विचार उमड़ रहे थे और धीरे धीरे उसकी पलकें भारी होने लगीं। अंततः वह सो गया। कमरा शांत था और भाई बहन गहरी नींद में सो रहे थे। बाहर रात की ठंडी हवा चल रही थी और आकाश तारों से भरा हुआ था। अचानक एक काली परछाई आंगन में कूद पड़ी और छज्जे के नीचे लटकी मछली के मांस को घूरने लगी।